हेलो बच्चों, आज हम ये चैप्टर देखने वाले हैं पीपल एज रिसोर्स। ये क्लास 9th का ये चैप्टर 2 है एनसीईआरटी का, और ये इकोनॉमिक्स के चैप्टर का है। ये वाला चैप्टर हम देखने वाले हैं। ये काम क्यों नहीं कर रहा है पेंसिल? एक सेकंड, देखना पड़ेगा। ये काम क्यों नहीं कर रहा है? एक मिनट। क्लास 9th का ये चैप्टर 2 है पीपल एज रिसोर्स। इसमें हम देखने वाले हैं कि चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। पूरा चैप्टर हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद आगे मैं एनसीईआरटी भी इसके लाया हूँ, एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन ये, लेकिन चैप्टर हम कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से समझेंगे। पीपल इज ऑफन व्यूड एज ए बर्डन, मतलब हम लोगों को देखते हैं कि इतनी जनसंख्या हो रही है तो हमें ये बर्डन की तरह दिखता है, लेकिन मतलब उनके लिए कैसे क्या करेंगे, इतने ज़्यादा लोग हो रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये हम पीपल एज रिसोर्स इस चैप्टर में समझेंगे कि जितने ज़्यादा पॉपुलेशन होना नुकसानदायक नहीं है, कहीं फ़ायदेमंद भी है। बट दिस चैप्टर प्रेजेंट्स ट्रांसफॉर्मेटिव पर्सपेक्टिव। ये ट्रांसफॉर्मेटिव पर्सपेक्टिव मतलब वही बदलाव की तरह दूसरे पर्सपेक्टिव से देख सोचने और पॉइंट ऑफ व्यू दूसरा बदलने के लिए कह रहा है। जैसे पीपल आर ए नेशंस मोस्ट वैल्यूबल एसेट। जो लोग होते हैं वो किसी भी देश के बहुत महत्वपूर्ण एसेट होते हैं। एसेट मतलब लायबिलिटी नहीं होना, किसी चीज़ की लायबिलिटी नहीं होना। लायबिलिटी का जस्ट अपोजिट एसेट होना। व्हेन इन्वेस्टमेंट आर मेड इन एजुकेशन, जब इन्वेस्टमेंट एजुकेशन और ट्रेनिंग और हेल्थ केयर और पे हो जाती है तो पीपल बदल जाते हैं, किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं फ्रॉम ए लायबिलिटी इनटू ए ह्यूमन कैपिटल। लायबिलिटी से ह्यूमन कैपिटल की ओर ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। द प्रोडक्टिव स्किल्स एंड नॉलेज embodied in people that drive economic growth and national prosperity। ये कह रहा है कि द प्रोडक्टिव स्किल और नॉलेज जो हम एम्बॉयडेड कराते हैं, मतलब इन लोगों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं और इनके अंदर ये सब चीज़ें ज्ञान और बढ़ते हैं और स्किल इनको देते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो पीपल लोग हैं इकॉनमी को कहाँ ड्राइव करते हैं, ग्रोथ के लिए और नेशनल प्रॉस्पेरिटी मतलब नेशनल का सम्मान बढ़ाने के लिए। ये होता है आजकल ऐसा होता है, ये देखा होगा। मतलब कोई ज़्यादा नॉलेजफुल और ऐसे लोग आ जाएं तो काम ज़्यादा अच्छे से होगा। The concept of people as resource emphasizes that productive capacity of a country's workforce rather than viewing a population slowly through the lens of consumption needs। इसमें कह रहा है कि पीपल एज रिसोर्स ये चैप्टर में ये मतलब फोकस करता है, बताता है कि किसी भी कंट्री की कैपेसिटी, द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ ए कंट्री वर्क फोर्स, मतलब जो काम करने वाले लोग हैं उनकी कैपेसिटी पे दिखाते हैं कि इस पे अगर कंजम्पशन के रूप से देखें तो ज़्यादा लोग हैं और सब कंजम्पशन करेंगे तो कितना ज़्यादा वर्क फोर्स है, कि मतलब कितना ज़्यादा कंजम्पशन होगा, कितना ज़्यादा कंजम्पशन होगा। इस चीज़ को ना देखते हुए हम इस चीज़ पर ध्यान दें कि ये वर्क फोर्स है, ये हमारे लिए प्रोडक्टिव कैपेसिटी बन सकता है ये कंट्री के लिए, हमारे देश के लिए। अगर ये सब लोग अच्छे से वर्क करें, प्रोडक्टिव काम करें तो पूरा ग्रोथ हो सकती है देश की। यही चीज़ इसमें बता रहा है कि हम कंजम्पशन के लेंस से ना देखें, कंजम्पशन के नज़रिए से ना देखें। दिस पॉजिटिव अप्रोच रिकॉग्नाइज दैट ह्यूमन रिसोर्सेज। ये पॉजिटिव अप्रोच, ये मतलब अच्छी सोच ही, पॉजिटिव सोच मतलब पॉजिटिव मतलब अच्छाई की तरफ देखना, तो ये दिखाता है कि यही ह्यूमन रिसोर्सेज को एक मानता है कि ह्यूमन क्या है, रिसोर्सेज हैं। व्हेन प्रॉपरली डेवलप्ड, अगर अच्छे से इस चीज़ पे काम किया जाए, है कि मतलब सबको एजुकेशन दी जाए, नॉलेज दी जाए, स्किल्स दी जाए, तो इस पे काम किया जाए अच्छे से, तो क्या होगा, कैन क्रिएट वेल्थ एंड कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ये क्या है, ये वेल्थ तो बनाएंगे ही देश की, उसके साथ ये कंट्रीब्यूट करेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में। कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे बेचेंगे तो फिर दूसरे देश जाएगा तो अपने इंडिया से ज़्यादा प्रोडक्ट तो बाहर जाएंगे तो ज़्यादा निर्यात होगा। तो इस वजह से देश का ही आर्थिक रूप से विकास होगा। है मच लाइक फिजिकल कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी एंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये कह रहा है कि ये वैसा ही है जैसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा और मशीनरी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेंगे
ये है, इस चीज़ में कंट्रीब्यूट करेंगे। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाया है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ people in a country who have skills, education and experience है, which are critical for economic growth and development, जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिनके पास स्किल्स है, एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, ऐसे लोगों की संख्या बढ़ाना, इसी को कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। तो ये इट सिग्निफाइज द इन्वेस्टमेंट मेड इन पीपल, कि मतलब ये बताता है कि अगर लोगों में निवेश किया जाएगा तो ये उनको बदल के वैल्यूएबल एसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने इकोनॉमी के लिए, अपने देश के लिए। दिस इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन, ये ऑल फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग, हेल्थ केयर एंड अदर फैक्टर दैट इम्प्रूव द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द वर्कफोर्स, कि मतलब कि हर तरीके से उन्हें एजुकेट किया जाए, हर ट्रेनिंग दी जाए हर चीज़ की, हेल्थ केयर हर चीज़ का, और अदर जो भी फैक्टर हैं जो अपने प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाता है, प्रोडक्टिव बनाता है अपने वर्कफोर्स को, ये चीज़ बता रहा है कि इस तभी उनमें ऐसी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करके तो अपने देश को प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है, उसकी इम्प्रूव की जा सकती है। बाय इनहेंसिंग द इंडिविजुअल्स नॉलेज एंड abilities, human capital formation contributes directly to higher productivity, innovative, improved standard of living for a nation, कि जो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है, ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन अपन और अच्छा अच्छा करेंगे जैसे ही, तो ये क्या है, डायरेक्टली हायर प्रोडक्टिविटी देगा और इनोवेशन, नया नया इनोवेशन आएगा, और इससे लोगों का रहन सहन भी और अच्छा होगा, पूरे देश का अच्छा होगा, ये चीज़ बता रहा है। द कॉन्सेप्ट emphasizes that just as a country invest in physical capital like factories and machinery, कि मतलब कि ये ऐसा ही कुछ है जैसे कोई देश फैक्ट्रीज और मशीनें बनाता है, उससे फिर वो इनकम जनरेट होने लगती है, तो उसी तरह है। तो इट मस्ट आल्सो इन्वेस्ट इन ह्यूमन रिसोर्स, तो उस देश को वैसा ही कुछ निवेश करना चाहिए, किसमें, अपने ह्यूमन रिसोर्सेस में है। दीज इन्वेस्टमेंट यील्ड सिग्निफिकेंट रिटर्न्स, और ये चीज़ है, मतलब कि इन ये अपन लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, ऐसा कोई देश करता है तो उसको सिग्निफिकेंट रिटर्न भी मिलेंगे, मतलब नॉट ओनली फॉर इंडिविजुअल्स थ्रू हायर इनकम बट आल्सो फॉर सोसाइटी, मतलब ये ऐसा नहीं होगा कि मतलब उसी अकेले की हाई इसको मतलब ह्यूमन रिसोर्स को अच्छा करने से ऐसा नहीं होगा कि उसी की खुद की इनकम बढ़ेगी, लेकिन पूरे समाज की भी, इससे सोसाइटी की भी पूरी इनकम इंक्रीज होगी, आउटपुट होगा, टेक्नोलॉजी आएगी, एडवांसमेंट होगा टेक्नोलॉजिकल, और ज़्यादा रोबस्ट सोशल फैब्रिक, और मतलब सामाजिक रूप से भी होगा। इग्नोरिंग ह्यूमन कैपिटल कैन लेड टू ए स्टेगनेंट ग्रोथ एंड अंडर डेवलपमेंट, है कि जब हम ह्यूमन कैपिटल को इग्नोर करेंगे तो ये स्टैग्नेंट ग्रोथ और अंडर डेवलपमेंट बहुत हमें इससे देखने को मिलेगा, कि मतलब ज़्यादा चीज़ें डेवलप नहीं होंगी ज़्यादा जल्दी से, और ग्रोथ भी बहुत स्पीड में, ग्रोथ नेगेटिव ग्रोथ भी हो सकती है, ये चीज़ बता रहा है। एज एन अनस्किल्ड और अनहेल्थी और अनएजुकेटेड वर्कफोर्स कैन नॉट इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट टू ए मॉडर्न इकॉनमी, कि अब कोई अनस्किल्ड है, उसे कुछ आता ही नहीं है तो वो क्या ही कर सकता है, उसे कंप्यूटर चलाना नहीं आता, कंप्यूटर से कुछ अच्छा काम नहीं करना आता, तो कैसे ये होगा। और अनहेल्थी है, वो हमेशा बीमार पड़ा रहता है, तो वो क्या ही काम कर पाएगा, और कुछ उससे आता जाता नहीं पढ़ाई लिखाई में पीछे, तो कैसे वो कंट्रीब्यूट, ये अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता है मॉडर्न इकोनॉमी के लिए। तो यही चीज़ है कि एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन और स्किल डेवलपमेंट, ये तीनों बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि एजुकेशन में क्या क्या, देखो, फॉर्मल स्कूलिंग, हायर एजुकेशन एंड कंटिन्यूस लर्निंग आर फंडामेंटल, कि मतलब फॉर्मल स्कूलिंग ज़रूरी है और हायर एजुकेशन, और उसके हमेशा ऐसा नहीं कि मतलब हायर स्कूल एजुकेशन उसके उसके बाद उसे भी कंटिन्यू लर्निंग और वो फंडामेंटल चीज़ों को सीखना पड़ेगा जो ज़रूरी है। दे इक्विप इंडिविजुअल्स विथ क्रिटिकल थिंकिंग, तो इससे क्या होगा कि मतलब जो इंडिविजुअल है, कोई लोग है, पर्सन है, वो क्रिटिकल तरीके से, अलग तरीके से, नए तरीके से, जो अभी तक कोई नहीं सोच पाया वैसे सोचने की क्षमता रखेगा। और लिटरेसी एंड स्पेशलाइज नॉलेज, और इसके बाद इसकी लिटरेसी रेट बढ़ेगी, मतलब ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा तो
स्पेशलाइज्ड नॉलेज होगी, मतलब किसी चीज़ में महारत ही होगा। जैसे तो उस चीज़ में बहुत अच्छा कर सकता है। लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर इनोवेशन एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, तो वो नया नया इनोवेशन कर सकता है और ग्राउंड लेवल पर प्रॉब्लम, कोई नई प्रॉब्लम आ रही है उसे सॉल्व भी कर सकता है आसानी से, नई नई जैसे रिसर्च करके। जैसे हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ए हेल्थी पॉपुलेशन इज ए प्रोडक्टिव पॉपुलेशन। जो हेल्थी लोग होते हैं, पॉपुलेशन जो हेल्थी पॉपुलेशन होगी हर जगह, तो प्रोटेक्टिव पॉपुलेशन होगी। ऐसा नहीं होगा कोई बीमारी पड़ा है तो वो क्या ही काम करेगा। तो ये इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करें। सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन रिड्यूस एब्सेंटिज्म एंड एक्सटेंड वर्किंग लिव्स, हाँ, और एंड इनहेंस फिजिकल एंड मेंटल कैपेबिलिटीज़। तो ये क्या होता है कि हेल्थ केयर बढ़ाने से और सैनिटेशन ये सब अच्छे करने से, कि जो पहले लोग कम काम कर रहे थे अब वो ज़्यादा कर पाएंगे, क्योंकि हेल्थ अच्छी है तो वो ज़्यादा लीव्स नहीं ले पाएंगे, नहीं लेंगे। तो यही है, ज़्यादा एब्सेंट नहीं होंगे, हैं तो कम एब्सेंट रहेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। और एनहेंस फिजिकल एंड मेंटल कैपेबिलिटीज, और उसकी फिजिकली भी उस ज़्यादा काम कर पाएंगे और मेंटल तरीके से तो फिर वो कर ही पाएंगे। स्किल डेवलपमेंट करानी चाहिए, जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग होगा, बोलने की मतलब सब कुछ सिखाना चाहिए। अप्रेंटिस एंड ऑन द जॉब लर्निंग प्रोवाइड प्रैक्टिकल स्किल दैट मीट इंडस्ट्री डिमांड। और मतलब स्किल ऐसी उसकी डेवलप की जा सकती है जो इंडस्ट्रीज में जो नीड है उसी का प्रैक्टिकल उन्हें लर्न कराया जाए ऑन द जॉब पे रहते ही। हैं मतलब कोई भी काम कर रहा है उस सीख ही जाए जो इंडस्ट्री को ज़रूरत है। हैं क्या मतलब जॉब में क्या क्या नीड पड़ सकती है, क्या क्या है, तो वो सब चीज़ें उसको सिखाई जाएँ। इसी को स्किल डेवलपमेंट कहते हैं। कि जैसे अब समय बदलता है धीरे, जैसे एआई आ गया, चैट जीपीटी नहीं था उससे पहले कैसे लोग काम करते थे, हैं तो अब एआई जैसे आ गया तो सबको इस चीज़ का सीखना चाहिए। इसी को स्किल डेवलपमेंट कहते हैं। समय के साथ स्किल बढ़ाते ही रहना चाहिए। वोकेशनल ट्रेनिंग, जैसे बातचीत उस चीज़ की ट्रेनिंग। जैसे अल्टीमेटली ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्रिएट्स ए विटिस साइकिल, बेटर एजुकेटेड एंड हेल्थियर इंडिविजुअल्स एंड हायर इनकम। कि जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है एक विटिस साइकिल बना देता है, जो कि फिर ख़त्म ही नहीं होती। ऐसी साइकिल जिसमें कि अब ऐसा नहीं होगा कि अब वो अगर एक बार पढ़ लिख के तो और अच्छी इनकम आने लगी, ज़्यादा हेल्दी हैं तो अब वो इस चीज़ का आगे से ध्यान रखेंगे, ज़्यादा नॉलेज होगी तो अपने चिल्ड्रंस की एजुकेशन फिर वो भी इसी वजह से करेंगे, उसकी हेल्थ देखेंगे, फॉर स्टडी करेंगे और सस्टेन डेवलपमेंट अक्रॉस जनरेशन। तो ये कई जनरेशन तक ऐसा ही चलता रहेगा। एक बार कोई जैसे एक बार जैसे कोई करोड़पति बन गया तो अब वो तो चाहेगा नहीं कि उसकी आगे वाली जनरेशन्स क्या वो नीचे जाए, गरीबी में जाए, तो वो क्या करेगा, उन्हें भी अच्छे पढ़ाएगा और तो फिर आगे आने आने जनरेशन्स और ज़्यादा नॉलेजफुल और स्किलफुल, उनकी भी स्किल डेवलपमेंट और हेल्थ पे उनकी ध्यान रखेगा। ये चीज़ है कि अल्टीमेट ये ब्रिटिश साइकिल बना देता है, ब्रिटिश साइकिल जो कभी फिर बढ़ती जाती है, कभी ऐसी ख़त्म ही नहीं होती। मतलब अब एक बार आज आ गए एजुकेटेड तो फिर और एजुकेटेड होते ही जाएंगे लोग। ह्यूमन कैपिटल ये फिर से आ गया क्या? चलिए इसे भी देख लेते हैं अगर ये स्लाइड लगी है तो। ये तो वही है, थ्रू एजुकेशन एंड मतलब कैसे फॉर्म किया जा सकता है, ये थोड़ा अलग है, देखते हैं। इन्वेस्टमेंट इन थ्रू एजुकेशन ट्रेनिंग और मेडिकल केयर यील्ड रिटर्न comparable to physical capital investment. The benefit directly through a higher income earned by educated trained, the benefit जैसे देख लेते हैं चलो क्या है कि इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू, मतलब ये ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करेंगे जैसे कि एजुकेशन से, ट्रेनिंग से और मेडिकल केयर यील्ड से। ये क्या करेंगे तो यील्ड रिटर्न्स कंपेरेबल टू फिजिकल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब जो फिजिकली हम इन्वेस्ट करते हैं मशीन में तो उनसे भी ज़्यादा हमें कहीं ये रिटर्न दे सकता है, उनसे भी अच्छा। तो दिस मैनिफेस्ट डायरेक्टली थ्रू हायर इनकम अर्न बाई एजुकेटेड एंड ट्रेन इंडिविजुअल्स। ये इसलिए पाते हैं क्योंकि दिस मैनिफेस्ट मतलब कि इस चीज़ को आगे बढ़ाता है कि मतलब डायरेक्टली थ्रू हायर इनकम educated and trained individual as well as improved productivity from the healthier population.
कि मतलब अगर उसकी हेल्दी पॉपुलेशन होगी तो ज़्यादा अच्छा और काम कर पाएँगे, हैं? और काम कर पाएँगे तो ये मैनिफेस्ट करता है, मतलब एक तरह से अपने आप आगे बढ़ता रहता है। तो ये क्या करेंगे, इनकी हाई इनकम होगी, हायर इनकम जैसी बढ़ते जाएगी और एजुकेटेड एंड ट्रेन्ड इंडिविजुअल्स आते ही रहेंगे फिर एक बार अगर ह्यूमन कैपिटल पे अच्छे से इन्वेस्ट कर दिया गया तो। हैं, तो वो कम नहीं होगा। जैसे चाइना हो गया, उसने एक बार किया इन्वेस्टमेंट तो आते जा रहे ग्रोथ करती जा रही कंट्री। तो ऐसी चीज़ है, ऐसे अमेरिका है, वो करते जा रहे हैं, ऐसी चल रहा है। और जैसे इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन एग्जाम्पल इज हाउ नॉलेज एंड इम्प्रूव प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कैन ड्रामेटिकली इंक्रीज प्रोडक्टिव इवन विथ लिमिटेड एंड रिसोर्सेज। ये कह रहा है कि जैसे इंडिया का जो ग्रीन रेवोल्यूशन हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, तो ये कहता है कि ये नॉलेज और इम्प्रूव प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी से कैसे इतना ज़्यादा चेंज आया कि मतलब हमने लिमिटेड लैंड रिसोर्स से पालमपुर में हमने देखा था, तो कितनी ज़्यादा वहाँ की खेती किसानी उपजाऊ होने लगी थी फसल। तो ये चीज़ हमने पिछले चैप्टर में देखा कि मतलब कि नॉलेज और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, नॉलेज थी तभी टेक्नोलॉजी ऐसी आई, नॉलेज ही नहीं होगी तो कैसे टेक्नोलॉजी आती। तो वही स्किल बढ़ाया गया था और नॉलेज, तो इस वजह से फिर आगे बढ़ता गया, कितना ड्रामेटिकली चेंज आया, मतलब जितना नहीं सोचा था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया। Similarly, India's IT revolution demonstrated how human capital had surpassed the importance of physical plant and machinery in modern economic development। तो मतलब कि जैसे इंडिया का आईटी रिवॉल्यूशन हम देखेंगे कि हर जगह आईटी सेक्टर बूम कर रहा है इंडिया में, ये तो पता ही होगा आप सबको। तो उसने इस चीज़ को भी सरपास कर लिया कि जी ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, किससे, मतलब फिजिकल प्लांट लगाने से और मशीनरी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से। तो देखते हैं डायरेक्ट बेनिफिट, देखते हैं इसके हायर इनकम और प्रोडक्टिविटी फ्रॉम एजुकेटेड एंड ट्रेंड एंड हेल्थी वर्कर्स, कि मतलब हायर इनकम्स हो रही है और प्रोडक्टिविटी फ्रॉम एजुकेटेड एंड ट्रेंड एंड हेल्थी वर्कर्स कि इससे डायरेक्टली बेनिफिट क्या मिला कि हायर इनकम होगी और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, किसी एजुकेटेड और ट्रेंड और हेल्थी वर्कर से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और इनकम तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और ये इनडायरेक्ट बेनिफिट, वो तो डायरेक्ट बेनिफिट है ये देखा। और इनडायरेक्ट सोसाइटी गेन्स एज एडवांटेज स्प्रेड टू दोज नॉट डायरेक्टली एजुकेटेड और ट्रीटेड, और मतलब उनके लिए भी ये फ़ायदा करेगी, मतलब समाज का ही मतलब हुआ। जैसे एआई एक ने बनाया, अब एआई की मदद से जैसे चैट जीपीटी किसी ने बनाया तो उससे कुछ सवाल पूछ रहा है, तो ये चीज़ है, तो वो अपने यूज कर पा रहा है, तो ये उसके लिए भी तो बेनिफिट कर रहा है। तो ये सोसाइटी है जिसको एडवांटेज नहीं मिला तो उनके लिए भी ये फ़ायदे करती है, उनको भी ट्रीट करती है, जो एजुकेटेड ज़्यादा नहीं होते और ट्रीटेड भी अच्छे से नहीं होते उनके लिए भी ये superior resource human capital can utilize land and physical capital resources that cannot function independently। जो superior resource ही ह्यूमन कैपिटल ही एक ऐसा रिसोर्स है जिसको हम सुपीरियर रिसोर्स कहते हैं, क्योंकि बिना ह्यूमन के फिजिकल कैपिटल और मतलब फिजिकल कैपिटल और लैंड को ह्यूमन नहीं होगा तो फिर कौन वहाँ पे सोइंग करेगा, कौन हार्वेस्टिंग करेगा, कौन क्या उसको प्रोसेस करेगा। तो ह्यूमन ही तो सब कर रहा है, अगर उसके पास नहीं होती नॉलेज तो फिर कैसे इन सबको प्रोसेस करता और कैसे इनकम जनरेट करता है। तो ये जो बाकी चीज़ें हैं, बाकी रिसोर्सेज है, ये इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाते, ये सब डिपेंडेंट है। लेकिन ह्यूमन भी है, लेकिन वो कर सकता है इन सब चीज़ों को कॉम्बाइन, वही कर रहा है। टू पाथ स्टोरीज ऑफ साकाल और विलास, ये दो कहानी है साकाल और विलास की, उनकी स्ट्रगल की जर्नी है, साकाल की जर्नी और एक विलास की जर्नी। हम देखते हैं इनको साथ साथ में देखते हैं। क्या है कि सकाल एक 12 ईयर ओल्ड बॉय फ्रॉम सीमापुर विलेज। जो सकाल है वो 12 साल का एक लड़का है सीमापुर गांव से। वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, शीला और भुट्टा चौधरी। वाइल हेल्पिंग विथ हाउस होल्ड, मतलब उसके माँ का नाम, उसके पिता का नाम, ठीक है। हेल्पिंग विथ हाउस होल्ड चोर्स एंड केयरिंग फॉर हिज यंगर सिबलिंग्स, मतलब घर का काम में देखता है और जो अपने छोटे भाई का ध्यान में रखते हैं। हिज पेरेंट्स रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ एजुकेशन, और उनके पेरेंट्स को वैल्यू ऑफ एजुकेशन उनको दिखाई दिया इस चीज़ में कि कैसे वो अगर छोटा भाई की मदद कर रहा है और मतलब घर के काम काज में भी वो दिमाग लगा के काम करवा रहा है, तो उसके पेरेंट्स को दिखाई दिया है।
Despite financial constraint, they enrolled him in the village school and later raised a loan him to propose vocational computer training. तो और उसने क्या किया उनके परिवार वालों ने कि उसने उसके लिए फाइनेंशियल कंडीशन को ना देखते हुए उसको एक गांव में स्कूल में दाखिला दिलाया और उसके बाद लोन लेके कंप्यूटर ट्रेनिंग दिलवाई उसको। ये देखते हैं सकल डेडिकेशन एंड मेरिट पेड ऑफ। और तो इससे सकाल डेडिकेशन जो सकाल लगा रहा उसने मेहनत की पढ़ाई की तो अच्छे मार्क्स है उसके पेरेंट्स को भरोसा था तो इस वजह से वो उसके लिए लोन लिया हायर एजुकेशन के बाद तो उसको कंप्यूटर ट्रेनिंग दिलाई। तो आफ्टर कंप्लीटिंग हिज कोर्स ही सिक्योर्ड ए जॉब एट ए प्राइवेट फर्म। उसने प्राइवेट फर्म में उसे नौकरी मिल गई। वेयर हिज इनोवेटिव सॉफ्टवेयर डिजाइन इंक्रीज सेल्स सिग्निफिकेंटली। वैसे ही उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया वहाँ जाके तो वहाँ की दुकान की क्या कहते सेल बढ़ गई। हिज एम्प्लॉयर रिवार्ड हिज कंट्रीब्यूशन विथ ए प्रमोशन। तो इसकी वजह से उसका प्रमोशन हो गया है उसको रिवार्ड मिला एक तरह से। डेमोन्स्ट्रेटिंग हाई एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट कैन ट्रांसफॉर्म इंडिविजुअल प्रोस्पेक्ट एंड क्रिएट इकोनॉमिक वैल्यू। तो ये दिखाता है कि कैसे एजुकेशन और स्किल का डेवलपमेंट करके कि इंडिविजुअल तो हो गया उसमें फ़ायदा और साथ में इकोनॉमिक वैल्यू भी उसने क्रिएट की। समझिए ये है साकाज जर्नी। और ये विलास जर्नी फिर हम फोटो से समझेंगे। पहले यहाँ देखते हैं विलास एंड 11 ईयर ओल्ड फ्रॉम द सेम विलेज। और विलास भी एक 11 साल का लड़का है उसी गांव से। उसने एक सेकंड उसी गांव से विलास जो है 11 साल का उसी गांव से है ये लड़का है। और ये फेस डे स्टार्कली डिफरेंट रियलिटी। उसने जबकि कुछ और रियलिटी में फेस किया है जैसे कि आफ्टर हिज फिशरमैन फादर महेश पास्ट अवे। जब उसके फादर महेश जो पास्ट अवे हो गए मतलब जाने के बाद स्वर्गवास होने के बाद विलास वाज ओनली 2 जब वो 2 साल का ही था। हिज मदर गीता सपोर्टेड द फैमिली बाय सेलिंग फिश अर्निंग मेनली 150 रुपये उसकी माँ डेली की कमाती थी। और क्या कहते हैं मछलियाँ बेच के उस माँ ने घर चलाया। व्हेन विलास डेवलप्ड अर्थराइटिस हिज मदर कुड नॉट अफोर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट। और उसको एक बीमारी हो गई थी मतलब आर्थराइटिस जो एक बीमारी है वो चीज़ उसको हो गई थी तो इस वजह से उसकी मदर को अफोर्ड नहीं कर सकती थी मेडिकल ट्रीटमेंट है। तो अनेबल टू अटेंड स्कूल ड्यू टू इलनेस। तो इलनेस की वजह से वो स्कूल भी नहीं जा पाता था और लैक ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं रहा फिर उतना है। विलास हेल्प विथ कुकिंग वो कुकिंग खाना आना बनाता था घर पे है। और चाइल्ड केयर भी करने लगा। वैन हिज मदर फेल सिक मतलब जब उसकी माँ का बीमार पड़ जाती थी तो वो घर का काम काज भी करता था और देखभाल भी करता था। विथ नो फैमिली सपोर्ट अवेलेबल और उसके परिवार का कोई सपोर्ट भी नहीं था। तो विलास वाज फोर्स टू कंटिन्यू सेम फिश सेलिंग वर्क। तो विलास की मजबूरी रही तो उसको वही काम उसे आगे चल के मछली बेचने का करना पड़ा। अर्निंग द सेम मीगर इनकम और उसको उतना ही वो कमा रहा था जितनी उसकी मदर। तो ये एक साइकिल में फंस गए थे। अब विलास भी कुछ नहीं कर पा रहा तो अब वही डेली का मछली बेचेगा। अब उसे कुछ नॉलेज है नहीं कुछ स्किल भी नहीं है जो आती है कहीं जॉब ले ले। तो यही उसके बाद लिमिटेड अपॉर्चुनिटी रही। तो ये दिखाता है कैसे उसके बाद लिमिटेड अपॉर्चुनिटी बची क्योंकि उसने बचपन से ही संघर्ष किया है। तो जैसे ये देख सकते हैं ये माँ है उधर सकाल्स और ये उसका बड़ा भाई है ये उसका छोटा भाई। तो ये यंगर ब्रदर है। तो ये वही 12 साल वाला लड़का है। ये बाद में जाके बड़ा रिच मैन बन जाता है प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला। और जबकि ये वो विलास है। विलास अब आज बड़ा हो गया है तो वो क्या कहते हैं मछलियाँ बेच रहा है। जबकि इसके बाद अपॉर्चुनिटी रही तो ये पढ़ लिख गया तो ये बड़ी अच्छी जगह काम कर रहा है। और ये पढ़ता नहीं था तो ये आज भी मछलियाँ बेच रहा है। तो ये चीज़ है आप देख सकते हैं फोटो में कैसे नहीं है कि ये देखो उसकी पढ़ाई नहीं बचपन से उसका इंटरेस्ट ही नहीं था पढ़ने में मन ही नहीं लगता था। तो ऐसा था अब वो मछलियाँ बेच रहा है बड़ा होकर। जबकि उसके संग संग का उसके बगल वाला
जो दूसरा 12 साल का लड़का था जो उससे 1 साल बड़ा था, वो आज क्या कोट पैंट पहने, ये देखो कोट पहने, शर्ट पहने, क्या बढ़िया पैंट पहने, बढ़िया वीआईपी जूते, बैग, और ये बढ़िया कंपनी में काम कर रहा है। तो आज वो बड़ा आदमी, बढ़िया सूट वूट चश्मे पहने, एकदम अच्छा आदमी, बड़ा आदमी लग रहा है। जबकि ये देखो फटे फटे कपड़े पहने हैं, जूते भी ऐसे ही पहने हैं पूरे कपड़े ऊपर से नीचे तक फटे हुए हैं, ऐसे पुराने कपड़े बिना धुले हुए ये पहने हैं। बगल में मछली की टोकरी रखी है, मछली भरी पड़ी है, तो अब उसने पढ़ा नहीं तो मछली बेचेगा। तो इसलिए कहते हैं पढ़ो लिखो। पढ़ना ही नहीं है, दिन भर कहीं चेस खेलेंगे, कहीं गेम खेलेंगे। चेस तो हालांकि अच्छा होता है, ये नहीं आता कि अब उसमें दिन भर उसी में घुसे रहो। तो वही चीज़ है अपना ये कि क्लास में ये है कि तुम लोग ध्यान नहीं देते हो, कि पढ़ते नहीं हो, घर पे ध्यान नहीं देते हो, पढ़ते नहीं हो। घर पे भी ध्यान से पढ़ा करो, हैं अभी तो छोटे छोटे हो, हैं नहीं तो थोड़े और बड़े हो जाओगे तो फिर बुद्धि पत्थर की तरह हो जाएगी, कुछ नहीं समझ में आएगा। तो आप लोग को एकदम ऐसी हो जाएगी, कुछ समझ में नहीं आएगा, ऐसे पढ़ोगे नहीं, मन नहीं लगेगा फिर। और वैसा देखो तुम्हारा बगल वाला तुम्हारा दोस्त जो था, वो क्या बढ़िया सूट बूट पहन के चश्मा वश्मा बढ़िया, ऐसे तुमसे जब मिलेगा तुम ऐसे देखोगे कि काश मैं जब पढ़ लेता तो आज मैं मछली ना बेचता। तो आज वो देखो पढ़ लिख गया, बढ़िया हो गया, अमीर हो गया, और ये देखो ये गरीब है। वो पढ़ा नहीं है उसने, वो पढ़ा रह गया। जबकि ये स्कूल जाता था, ये पढ़ता था और ये खेलता था, तो नहीं कर पाया उसने। तो यही चीज़ आपको देखना है, मतलब ये कहानी और कुछ सिखाने की कोशिश करे, लेकिन ये मतलब विलास बड़ा संघर्ष उसका जीवन था। मैंने तो आपको मोटिवेशन के लिए बताया है कि ऐसा होगा, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपके साथ वाले बढ़िया देश विदेश घूमेंगे, अच्छे कपड़े रहेंगे पहनेंगे, और फिर ये आप रहोगे तो मतलब अगर आप नहीं पढ़ोगे, पढ़ाई में मन नहीं लगाओगे, उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया था। अगर वो इंटरेस्ट रहता, पढ़ता, मेहनत करता, तो वो आगे तक जा सकता था, लेकिन इंटरेस्ट ही खत्म हो गया था उसका। तो इसलिए बोलना चाह रहे हैं कि मतलब पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो, पढ़ना चाहिए। नहीं तो साथ वाले ही आपके आगे निकल जाएंगे, आप पीछे रह जाओगे। तो यही चीज़ है, मेहनत करते रहो। जबकि विलास ने संघर्ष किया है, लेकिन अब वो ट्रैप हो गया, मतलब ये साइकिल अब चलती रहेगी। अब वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ा पाता है, नहीं पढ़ा पाता है। तो जबकि ये अपने और बच्चों को और अच्छी जगह पढ़ा पाएगा, ये नहीं पढ़ा पाएगा अच्छी जगह। तो उसके बच्चे और उतनी ही मेहनत करेंगे, ये इसके बच्चे और अमीर होते जाएंगे। ये चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ वैसा मत लीजिए, बस मोटिवेशन की तरह ही लीजिए, और बढ़िया अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए बस। These contrasting stories illustrate how education and health investment create a British cycle of prosperity, while their absence of properties and disadvantages across generation। मतलब कि कैसे एजुकेशन और हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट करने से कि हमारी प्रॉस्पेरिटी, मतलब आत्मसम्मान भी बढ़ाता है। मतलब प्रॉस्पेरिटी मतलब एक अच्छी चीज़ है। हाँ, और क्या कहते हैं, डिसएडवांटेज होता है अगर हम ये सब चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, तो जनरेशन्स तक इसमें फंसा रहना पड़ जाता है। गरीबी का जो साइकिल होती है कई बार नहीं निकल पाएगी, जनरेशन लग जाती हैं अमीर में जाने के लिए, जनरेशन्स। तो एक ही लगता है कि गरीबी में फंसे रह गए तो निकलना मुश्किल होता है। तो पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिससे हम निकल सकते हैं गरीबी के चंगुल से। साकाल्स एजुकेशन इनहेंस्ड हिज प्रोडक्टिविटी। साकाल की जो प्रोडक्टिविटी एजुकेशन की वजह से हो गई, और इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन भी उसने दिया। और जबकि विलास रिमेन कॉन्फाइंड अनस्किल्ड लेबर, वो लेबर बना रह गया विलास जो था, क्योंकि उसके पास पैसे और उसके पास कमाई भी कम हो रही थी ऊपर से। तो ये चीज़ है, पढ़ोगे तो बढ़ोगे, नहीं तो मुर्गा बेचोगे। हाँ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड सेक्टर, ये मजाक मत लीजिएगा आप लोग, हंसते रहिए। Economic activities are classified into three main sectors that together constitute a nation's productive capacity। कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर क्लासिफाइड, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो क्लासिफाई की गई हैं तीन सेक्टर्स में, तीन मेन सेक्टर्स में। हाँ, उसको
कंट्रीब्यूट जो कि नेशन की प्रोडक्टिव कैपेसिटी दिखाता है। ये तीनों सेक्टर ज़्यादा अच्छे रहेंगे तो तीनों सेक्टर अच्छी कैपेसिटी बताते हैं, प्रोडक्टिव कैपेसिटी दिखाते हैं किसी भी देश की। दीज एक्टिविटीज़ एंड जैसे अपना देश है भारत देश, इसके 3 मेन सेक्टर हैं। तो कौन कितना कैसे अच्छे से सारे तीनों सेक्टर अच्छे से रहेंगे, अच्छे से काम करेंगे, मतलब ज़्यादा प्रॉफिट करेंगे, ज़्यादा अच्छे से उनका यूज़ होगा, तो ये देश अपना रहेगा कि हाँ बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। तो यही हम ये तीनों सेक्टर बताते हैं। दीज एक्टिविटीज एड ए वैल्यू नेशन इनकम, मतलब ये नेशनल इनकम, जैसे नेशनल इनकम होती है उसमें ये लोग वैल्यू जोड़ते हैं, ये तीनों सेक्टर एंड फर्दर डिवाइड इनटू मार्केट एक्टिविटीज़। और ये फिर जाके बाद में डिवाइड हो जाते हैं मार्केट एक्टिविटीज़ पे। प्राइम जो 3 सेक्टर होते हैं, जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्सरी, ये तीनों। फिर बाद में इनके अंदर भी सेक्टर हैं, मार्केट की कौन सी एक्टिविटी इनके अंदर हो रही हैं। परफॉर्म्ड फॉर ए पे और प्रॉफिट। नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजक्शन। देखो मार्केट एक्टिविटीज़ जैसे उन्हें कहा जाता है जो की जाती हैं अपने प्रॉफिट के लिए, या फिर क्या कहते हैं प्रॉफिट के लिए की जाती हैं। और जबकि नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ हैं कि प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजक्शन। और जो नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ हैं वो सिर्फ स्वयं के लिए ही कंजप्शन करने के लिए ही की जाती हैं। जैसे प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर हो गया, ये चीज़ आ जाती है, फॉरेस्ट्री आ जाती है, एनिमल हस्बेंड्री आ जाती है, फिशिंग आ जाती है, इसमें मछली पकड़ना। एनिमल हस्बेंड्रिंग मतलब जो गाय पालन, पशुपालन होता है, उसी चीज़ को बोलते हैं। माइनिंग और क्वायरिंग, माइनिंग हो गया है, क्वायरिंग हो गया, एक्टिविटीज़ डायरेक्टली एक्सट्रैक्टिंग रिसोर्स फ्रॉम नेचर, मतलब जो नेचर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब फिशिंग कर रहे हैं। मिनरल जैसे सोना निकालना है, चांदी निकालना है, खोद के लोहा निकालना है, स्टील निकालना है, ये सब चीज़ें माइनिंग और क्वायरिंग में आ जाती हैं। और एनिमल पशुपालन कर रहे हैं, ये प्राइमरी सेक्टर में आ जाते हैं। एग्रीकल्चर खेती किसानी कर रहे हैं, ये सब प्राइमरी सेक्टर में आता है। और सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड। मतलब जैसे कि फिनिश्ड, यहाँ पे कोई चीज़ बनाई जाती है, इसी को सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। फिनिश किया जाता है कोई भी प्रोडक्ट है मार्केट में आने से पहले जहाँ पर बनती है, उसी सेक्टर को हम सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। जैसे गन्ना है, गन्ना आया है, अब उसको शुगर केन से उसका शक्कर बना है और गुड़ बना, और जाके बाद में प्रोडक्ट बन गया, एक फाइनल प्रोडक्ट बन गया, बस उसे बेचने की दुकान वाले ले जाएंगे, फिर उन्हें बेचेंगे। तो वही जो चीज़ बनी है, गुड़ बन गया, शक्कर बन गया, प्रोडक्ट में बन गया, डिब्बे में बन गया, पैक हो गया है, तो वो चीज़ जो काम होता है वो सेकेंडरी सेक्टर में होता है। ये आप लोग समझे, ठीक है। और टर्सरी सेक्टर क्या है, टर्सरी सेक्टर ट्रेड, मतलब वो जो गुड़ शक्कर बन गया था वो वहाँ से लेंगे और उसको पहुँचाएंगे, कहाँ पहुँचाएंगे, मार्केट में पहुँचाएंगे, अवेलेबल कराएंगे। मार्केट है, दुकानदार खरीदेंगे, फिर दुकानदार आपको हमको बेचेंगे। तो ये चीज़ें आती हैं टर्सरी सेक्टर में। टर्सरी सेक्टर लेन देन, टर्सरी सेक्टर लेन देन, और सेकेंडरी सेक्टर उसे बनाता है, और प्राइमरी सेक्टर खुद ही मतलब नेचर से जो भी चीज़ हमें डायरेक्टली मिल रही है वो प्राइमरी सेक्टर कहलाते हैं। और यहाँ पे बनता है सामान और यहाँ पे लेन देन होता है। जैसे लेन देन है ट्रेड, वही समझाया कि सामान के खरीदना। ट्रांसपोर्ट, कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, जैसे हम लोग यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, तो बस सर्विस हमें मिल रही है, ट्रेन सर्विस मिल रही है, तो ये उसी में आता है। कम्युनिकेशन, जैसे कम्युनिकेशन जैसे सिस्टम, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ तो आप लोग समझ पा रहे हैं, तो ये कम्युनिकेशन उसको दिखाता है कि कम्युनिकेशन कितना अच्छा इम्प्रूव कर रहा है। तो ये पहले तो थी नहीं, तो ये अब आया, तो बाद में आया कि हम वीडियो डाल रहे हैं यूट्यूब पे, तो ये टर्सरी सेक्टर में आ गया है। बैंकिंग हो गया है, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, प्रोवाइडिंग सर्विसेज ज़्यादा देन गुड्स है। तो ये सर्विसेज प्रोवाइड करना, गुड्स को नहीं, सर्विसेज को प्रोवाइड करना, ये क्या आता है, टर्सरी सेक्टर में आता है। जैसे सर्विस जो आपको मिलेगी वो टर्सरी सेक्टर में आएगी, और जो भी ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, ये सब चीज़ें ये भी टर्सरी में आएगी। और जो फाइनल गुड्स बनता है, जो जहाँ चीज़ बनती है वो सेकेंडरी सेक्टर में आएगा, समझे। सर्विस मिल रही है एक तरह से, जैसे मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, पढ़ाने की सर्विस दे रहा हूँ, तो ये सब टर्सरी सेक्टर में आएगा।
द डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन हैज हिस्टोरिकली बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चरल फैक्टर, कि मतलब जो मैन को अलग, कई बार क्या होता है मैन को ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं, वुमेन को कम दिए जाते हैं कई बार, कि वहाँ इतिहास ऐसे दिखाया जाता है कि मैन ज़्यादा काम कर सकता है, औरत नहीं कर सकती, तो इसी वजह से उन्हें कम मिलता है, और वो मैन को ज़्यादा मिल जाता है इसी वजह से। वुमेन टिपिकली मैनेज डोमेस्टिक चोर्स वाइल मैन वर्क इन फील्ड्स और फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। ऐसा देखा जाता है कि जो औरतें होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो ज़्यादातर घर में काम देखती हैं, घर का काम देखते हैं, और जबकि मैन लोग हैं वो फील्ड में काम करते हैं और फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट करते हैं ऑफिस वगैरह में। तो ये चीज़ अभी तक भी देखी जा रही है, ज़्यादातर आपको मैन ही मिलेंगे। हाउएवर हाउस होल्ड वर्क परफॉर्म बाय वुमेन, हाउस होल्ड का काम वुमेन के द्वारा किया जाता है, इसेंशियल है, मतलब ये माना ही जाता है, अपने कल्चर में है ही ऐसा। इज नॉट रिकॉग्नाइज इन नेशनल इनकम कैलकुलेशन, जो मतलब घर में काम कर रहे हैं जैसे है, तो घर के काम में उसको मतलब कोई इनकम तो मिल ही रही है कोई, है तो ये नेशनल इनकम में नहीं जोड़ा जाता है कभी भी, है कि मतलब खाना खा बना के आपको खिलाने, तो इसका नेशनल इनकम से कोई लेना देना नहीं होता है, कि उसको आपने उनको पेमेंट भी कर दिया तो वो उसमें नेशनल इनकम में नहीं जुड़ेगा। हाँ, जैसे ये जब हो सकता है आपके यहाँ कोई दाई खाना बनाने के लिए आती हो, आपके लिए कोई और खाना बना रहा है, तो वो नेशनल इनकम में आता है। जब आप उस सैलरी देते हो मंथली, या उसका काम कुछ करवा रहा है तो उस चीज़ के पैसे देते हो, हैं। व्हेन वुमेन इंटर द लेबर मार्केट, जब वुमेन लेबर मार्केट में इंटर करते हैं, देयर अर्निंग्स आर डिटरमाइंड बाय एजुकेशन, उनकी एजुकेशन पहले से कम होती है, तो एजुकेशन के उस पर उनकी वो अर्निंग अर्निंग जितनी होगी उसी पर डिटरमाइन होगी कि कितनी सैलरी दी जाएगी, और स्किल का लेवल क्या है वो चीज़ में देखी जाएगी। फैक्टर्स वेयर वुमेन ऑफन लैग बिहाइंड, और ये दोनों चीज़ों में मतलब एजुकेशन और स्किल लेवल्स में और एजुकेशन में, ये दोनों मैन से पीछे ही हैं वुमेन। तो हैं रिजल्टिंग, तो इस वजह से उन्हें ज़्यादा कम वेतन मिलती है, जॉब इनसिक्योरिटी रहती है, मतलब सुरक्षित नौकरी नहीं मिल पाती है। जैसे कोई दाई आपके यहाँ, आप कभी भी उसे हटा सकते हो, जैसे कोई काम करने वाले आपके यहाँ आ रही है लगी है, तो उसको आप कभी भी हटा सकते हो, ऐसे थोड़ा ना उसको सिक्योरिटी का साइन हो गया होता है। तो इनसिक्योरिटी उसी को बोलते हैं, जॉब इनसिक्योरिटी ज़्यादा रहती है। वुमेन विथ हायर एजुकेशन एंड स्किल्स हाई हावर अचीव पार्टी विथ मैन पर्टिकुलरली इन फील्ड्स लाइक, और ऐसा नहीं कि मतलब हर जगह हो, लेकिन ज़्यादा हायर एजुकेशन वुमेन को मिल जाए, स्किल अच्छा सा हो जाए, तो वो अचीव कर सकती है मैन के बराबर का। जैसे कि टीचिंग में, मेडिसिन में, इंक्रीजिंग इन एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन का कार्य करने में, और टेक्निकल सर्विसेज में भी ऐसा है, कई जगह देखा गया है, ऐसा हो रहा है अगर उनके हायर एजुकेशन और हायर स्किल्स बढ़ते जाएँ तो। हाँ, एजुकेशन क्या फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल, एजुकेशन जो है फाउंडेशन है ह्यूमन कैपिटल का, मतलब पिलर है, जो अपन लोग कहते हैं ना कि फाउंडेशन, जैसे कोई भी घर बनता है तो उसके पहले फाउंडेशन बनता है, तो वही चीज़ है कि फाउंडेशन पिलर है एक तरह से एजुकेशन, फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल, बेस है, पूरा बेस बनाया जाता है पहले कोई भी घर, तो उसी के ऊपर घर खड़ा किया जाता है, तो वही एजुकेशन जो है फाउंडेशन है ह्यूमन कैपिटल का। एजुकेशन सर्व्स एज द कॉर्नर स्टोन ऑफ ह्यूमन capital development, opening new horizons, providing aspirants and developing life values। तो एजुकेशन जो है कि मतलब कॉर्नर स्टोन ऑफ ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट के लिए है, कॉर्नर स्टोन की तरह, एकदम पत्थर की चट्टान की तरह, पत्थर की तरह। ओपनिंग न्यू हॉराइजन्स, मतलब नए रास्ते, और प्रोवाइडिंग एस्पिरेंट्स एंड डेवलपिंग लाइफ वैल्यूज़, कि मतलब ये नए रास्ते दिखा रहा है, और क्या कहते एस्पिरेंट्स को नए रास्ते दिखा रहा है, और क्या कहते डेवलपिंग लाइफ वैल्यूज़ को भी सिखा रहा है कि जीवन में क्या कैसे क्या। आपको जैसे एजुकेशन होगी तभी तो आपको पता होगा कि हमें किस सेक्टर में जाना है, हमें क्या बनना है, क्या करना है आगे चल के। तो ये चीज़ मैं बताने की कोशिश करूँगा कि नए रास्ते उनके लिए खोलता है, और क्या कहते एस्पिरेंट्स को प्रोवाइड करता है कि जैसे आप हो, आप 9th में, अभी आपको आगे चल के डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्या चीज़ बनना है, तो ये चीज़ इसी पे
एजुकेशन से ही आपको समझ में आएगी। एजुकेशन नहीं होगी, कहोगे क्या मैथ, क्या बायो, क्या साइंस, हिंदी, तो आप पीछे रह जाओगे, आपसे लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो एजुकेशन का यही कमाल है, जिसको एजुकेशन मिलेगी वो ज़्यादा जल्दी सक्सेस होगा। हायर एजुकेशन ज़्यादा अच्छे से, नहीं तो 10th तक 12th तक तो हर कोई पढ़ता है। बियॉन्ड इंडिविजुअल बेनिफिट्स, एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टू सोसाइटी बाय इनहेंसिंग नेशनल इनकम, enriching कल्चर लाइफ एंड प्रोवाइड इम्प्रूविंग गवर्नेंस एफिशिएंसी। तो क्या कहते हैं, मतलब इंडिविजुअल, मतलब हर एक कोई इंडिविजुअल लोग इससे फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं। इससे जो एजुकेशन है वो यहाँ भी कंट्रीब्यूट कर रही है सोसाइटी बाय इनहेंसिंग नेशनल इनकम इससे बढ़ रही है, और कल्चरल लाइफ भी इससे अच्छी हो रही है। मतलब कल्चर को भी नहीं भूलना, वो भी लाइफ अच्छी हो रही है, कल्चरल लाइफ भी अच्छी हो रही है। और इम्प्रूविंग गवर्नेंस, मतलब गवर्नेंस जो है, मतलब प्रशासन, वो भी इस एजुकेशन से और अच्छा होता जा रहा है। अब जैसे नए नए यंग लोग आएंगे तो ज़्यादा अच्छे से और काम हो पाएगा। एजुकेटेड ज़्यादा लोग आएंगे तो और ज़्यादा अच्छा काम हो पाएगा। इंडियाज़ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एम्फसाइज दैट ईच ह्यूमन बीइंग इज प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स रिक्वायरिंग केयरफुल एंड नर्चरिंग डेवलपमेंट। तो ये कह रहा है कि जो इंडिया की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जिसे NEP कहा जाता है, तो ये क्या है, ये बताता है कि हमारे लिए हर एक व्यक्ति प्रीशियस प्रीशियस मेटल की तरह है, प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स है हमारे लिए, और रिकरिंग केयरफुल इनका अच्छे से केयरफुल नर्चरिंग, उनका अच्छे से नर्चर होगा, मतलब देखभाली होगी, और उनका विकास भी अच्छी तरीके से किया जाएगा। ये चीज़ बता रही। 18% क्या है, इन 1951 लिटरेसी रेट था 18% था। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडियाज एजुकेशन जर्नी, जब अपना देश आज़ाद हुआ था उस टाइम अपना स्टार्टिंग पॉइंट था इंडिपेंडेंट इंडिया। आज़ादी के बाद जैसे 1951, तो आज़ादी के बाद कुछ तो हमारा 18% था तब स्टार्टिंग पॉइंट पे। उसके बाद 2018 आते आते 85% लोग हमारे यहाँ के एजुकेटेड हो गए थे। और जेंडर गैप, मेल जो थे एक्सीड्स फीमेल लिटरेसी रेट, जैसे कि मैं 16% तक क्या कहते लिटरेट थे, और जब फीमेल कितने, अर्बन रूरल गैप, जेंडर गैप मतलब 16% था, जेंडर गैप था। मेल लिटरेट मतलब मेल ज़्यादा पढ़े लिखे थे, 16% मैन थे ज़्यादा बाकी फीमेल से। अर्बन रूरल गैप मतलब कि जो लोग शहर में रह रहे थे और गांव में रहते थे, 14% लोग ज़्यादा होशियार थे जो शहर में रह रहे थे। बाकी लोग कम थे, मतलब लिटरेसी रेट कम थी, रूरल और गांव में और शहर में, इनमें भी थी, गैप था। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन हैज़ ग्रोन ड्रामेटिकली फ्रॉम 151 करोड़ इन द फर्स्ट प्लान टू द 99,300 करोड़ इन 2022-21। मतलब कि सरकार ने भी बहुत ज़्यादा फंड बढ़ाया अपना। पहले प्लान में था 151 करोड़, वहाँ से वहाँ तक ले गए 99,300 करोड़ तक ले गए सरकार 2021 तक। एजुकेशन एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज GDP हैज़ रिमेंड स्टैग्नेंट अराउंड 3%, डिक्लाइनिंग टू 2.8% इन 2020-21। तो ये कह रहा है कि एजुकेशन जो एक्सपेंडिचर था एज ए परसेंटेज GDP परसेंटेज देखे जाए तो ये 3% के अराउंड रहा है। ये डिक्लाइनिंग टू 2.8% इन, मतलब 2.8% से डिक्लाइन भी हुआ है एक्सपेंडिचर 2020-21 में। द प्राइमरी स्कूल सिस्टम एक्सपेंडेड ओवर, कि जो प्राइमरी स्कूल थे वो बढ़ाए गए, जैसे 7,80,842 स्कूल 2019-20 में थे इतने सारे स्कूल। थ्रू दिस एक्सपेंशन फेसेस चैलेंजेस फ्रॉम पुअर क्वालिटी एंड हाई ड्रॉप आउट रेट्स। तो ये क्या था कि ये तो एक्सपेंशन तो हो रहा था स्कूल्स का, लेकिन क्या था कि मतलब पुअर क्वालिटी थी। पुअर क्वालिटी मतलब ज़्यादा अच्छी क्वालिटी भी नहीं थी, पुअर क्वालिटी थी। पुअर क्वालिटी बढ़ रही थी, एक्सपेंशन तो हो रहा था लेकिन क्वालिटी नहीं इम्प्रूव हो रही थी, वो पुअर ही थी क्वालिटी। और हाई ड्रॉप आउट रेट थे, मतलब पुअर मतलब बेकार क्वालिटी थी, अच्छी क्वालिटी नहीं थी। आप सरकारी स्कूलों को देखो, बेकार है सब। मतलब एक
क्वालिटी अच्छी नहीं थी, मतलब ऐसे नहीं कह सकते बेकार है, अब सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन ज़्यादातर लोग स्कूल छोड़ रहे थे, ड्रॉप आउट ले रहे थे, कॉलेज छोड़ रहे हैं, ड्रॉप आउट ले रहे हैं, तो ये चीज़ें ज़्यादा थी कि लोग स्कूल छोड़ के और कोई काम करने लगे। की इनिशिएटिव इंक्लूड दैट यूनिवर्सल एक्सेस टू एलिमेंट्री एजुकेशन, कि मतलब इसमें ये कहा गया है कि मतलब जो एलिमेंट्री एजुकेशन है ये सबको यूनिवर्सल है, सबको देनी चाहिए, विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन गर्ल्स पे ज़्यादा फोकस किया जाए। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नवोदय विद्यालय पे सेटिंग स्कूल्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट, हर जिले में एक नवोदय विद्यालय स्थापित किया जाए। डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल स्ट्रीम, हाँ, वोकेशनल स्ट्रीम्स को भी बढ़ावा दिया, जैसे हमने देखा था कंप्यूटर कोर्स, मिड डे मील स्कीम का मिड डे मील को बताया गया कि मतलब जैसे लंच होता था तो उसमें खाना भी दिया जाएगा सबको, तो इससे क्या होगा कि अटेंडेंस ज़्यादा बढ़ेगी, तो मतलब खाना भी मिलेगा, तो घर पे खाना नहीं पड़ेगा तो उनकी एक्सपेंडिचर कम होंगे हैं गांव के लोगों के, तो हैं तो इस वजह से तो वो लोग बच्चों को ज़्यादा भेजेंगे तो अटेंडेंस भी वहाँ की बढ़ेगी, और इससे क्या होगा, न्यूट्रिशनल खाना मिलेगा तो वो अच्छे हेल्दी भी होंगे, तो न्यूट्रिशनल स्टेटस भी अच्छा होगा अपने देश का। डिस्पाइट प्रोग्रेस, ये यहाँ प्रोग्रेस के अलावा सिग्निफिकेंट डिस्पैरिटीज, persistent literacy rates vary from 94% in Kerala and 62% in बिहार, मतलब इस प्रोग्रेस के बाद भी, इतना सब कुछ करने के बाद भी केरला में 94% लोग एजुकेटेड हैं। अभी देखना कि केरला 100% एजुकेटेड हो गया है, मतलब एक ऐसा राज्य जिसमें कोई भी अनपढ़ इंसान नहीं होगा, वहाँ पे 100% लोग पढ़े लिखे हैं, 100%, आप समझ रहे हैं, मतलब कोई आपको इंसान पढ़ा लिखा ऐसा नहीं होगा कि पढ़ा लिखा अनपढ़ हो, वहाँ पे सब पढ़े लिखे हैं केरला में। और जबकि बिहार में 62%, द जेंडर गैप रिमेन्स सब्सटेन एट 16.1%, इतना का गैप है। हायर एजुकेशन एक्सपेंशन, कि मतलब कितना एक्सपेंशन करेगी सरकार, हम तो ये ओवर द पास्ट 7 डिकेड, मतलब पिछले 7 दशकों का है ये। इंडिया हैज़ वाइडन रिमार्केबल ग्रोथ इन हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन में इंडिया ने अच्छी ग्रोथ पाई है। द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ 30 थी 1950-51 में, और 2020-21 में 1080 के आसपास हो गई। वाइल चैलेंजेस एक्सपेंडेड फ्रॉम 750 से 46,007 स्टूडेंट एनरोलमेंट सर्ज 2,63,000, मतलब ओवर इतने मिलियन, एंड टीचिंग स्टाफ ग्रो फ्रॉम 24,000 से इतने बढ़ गए हैं टीचिंग स्टाफ। द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER, जिसे एनरोलमेंट रेशियो भी कहते हैं, मतलब कितने एनरोलमेंट हो, कितनों का नाम लिखा, हाँ, 18 से 23 एज के मतलब 27% से बढ़े, और 2020-21 में अप्रोचिंग द वर्ल्ड एवरेज, मतलब पूरी दुनिया में एवरेज के बराबर हम पहुंच रहे हैं। द स्ट्रेटेजी फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग एक्सेस एंड क्वालिटी थ्रू स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम मॉडिफिकेशन, मतलब हर एक स्टेट का अलग से ध्यान रखा जाए, इस वजह से इस चीज़ का भी ध्यान रखा जा रहा है कि मतलब हर एक स्टेट में, जैसे बिहार में जो कम लिटरेसी रेट है तो उस चीज़ पे भी ध्यान दिया जा रहा है स्टेट वाइज बनाया जाए, जैसे केरला में 100% है तो उसके हिसाब से बनाया जाएगा है। और वोकेशनल नेटवर्किंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, वोकेशनल नेटवर्किंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दी जा रही है। डिस्टेंस एजुकेशन and convergence of formal and non-formal and IT education institutions receive special emphasis to expand each flexibility। तो इसमें ये बता रहा है कि वोकेशनलाइजेशन लाया जा रहा है, नेटवर्किंग मतलब इंटरनेट के थ्रू सबको पढ़ाया जा रहा है, जैसे ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, ऑनलाइन डिग्रीज लॉन्च की जा रही हैं तो आजकल ये होने लगा कि ऑनलाइन बीटेक की डिग्री मिल, BS इन डेटा साइंस, IIT की डिग्री मिल जा रही है ऑनलाइन, तो इस चीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है धीरे धीरे। हैं कंप्यूटर कोर्स आप कहीं भी अपने आसपास देख लेंगे, जैसे आपके आसपास कोई, अगर आप गांव में हैं तो कस्बे में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, जैसे आप शहर में रहते हैं तो आपको थोड़े 2-4 मोहल्ले के आसपास एक कंप्यूटर सेंटर ज़रूर मिल जाएगा, वहाँ से आप टाइपिंग सीख सकते हैं MS वर्ड, MS ऑफिस, ये सब सीख सकते हैं। तो वोकेशनल लर्निंग कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं, आसपास होगा। डिस्टेंस एजुकेशन, मतलब डिग्री, ऑनलाइन डिग्री चलने लगेगी, जैसे डिस्टेंस एजुकेशन, ये तो है मैं जाने आपसे कितने किलोमीटर दूर हूँ और आपको पढ़ा रहा हूँ। कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल IT एजुकेशन, ये सब
देखिए फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है। जैसे अब ये वीडियो मैं डाल दूंगा यूट्यूब पे, आप कभी भी देखोगे, आप पढ़ लोगे। इसी तरह ऑनलाइन डिग्रीज में भी हो रहा है। आप कोई बैच भी लेते हो ऑनलाइन गवर्नमेंट की तैयारी का, तो उसमें भी ऐसा ही होता है मतलब वीडियो डाल देते हैं, फिर आप बाद में देख लीजिए, पहले देख लीजिए, साथ में देख लीजिए। ये चीज़ होता है। द फाउंडेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी हेल्थ, द फाउंडेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी। जो हेल्थ जो है, जैसे हमने देखा एजुकेशन था, फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स था, और हेल्थ जो है फाउंडेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी। जैसे इसका कहने का मतलब जैसे बीमार नहीं रहेगा इंसान, स्वस्थ रहेगा तो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएगा, ये चीज़ इसमें है। और बीमार रहेगा तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो यही चीज़ इसमें दिखा रहा है कि जैसे ये डॉक्टर है, हेल्थ सेंटर है, ये नर्स है, तो हर बच्चे का वेट और उसके हिसाब से उसको कितना क्या मील लेना चाहिए, कैसा क्या, वो चीज़ यहाँ बता रहे होंगे। हेल्थ इज इंडिस्पेंसिबल फॉर रियलाइजिंग ह्यूमन पोटेंशियल, कि मतलब इंडिस्पेंसिबल मतलब यह है कि हेल्थ जो है, इसी से हम ह्यूमन पोटेंशियल का, अगर अच्छी रहेगी तो अच्छे से ह्यूमन पोटेंशियल का यूज कर सकते हैं, अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं, मतलब उसका अच्छे से यूज कर सकते हैं ह्यूमन पोटेंशियल का वेलबींग से। हेल्दी पर्सन कैन मैक्सिमाइज आउटपुट एंड कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली टू ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब इकोनॉमिक को डेवलपमेंट अच्छे से कर पाएगा। और कोई सी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो उसमें अपना पूरा मैक्सिमम वो दे सकता है, आउटपुट दे सकता है किसी भी हेल्दी पर्सन को है। हेल्दी पर्सन जो होगा वो अपना पूरा मैक्सिमम आउटपुट देगा, अच्छे से काम करेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनी होगी उसी को फ़ायदा होगा और इकोनॉमी भी बढ़ेगी इससे। इंडियाज़ नेशनल हेल्थ पॉलिसी प्रायोरिटाइज इम्प्रूविंग एक्सेसिबिलिटी टू हेल्थ केयर, और हेल्थ पॉलिसीज भी बनाई जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये हेल्थ केयर को अच्छा कर रहा है। फैमिली वेलफेयर, मतलब परिवार के, मतलब न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए, कैसे क्या न्यूट्रिशन देना चाहिए बच्चे को, बूढ़े को, हर एज ग्रुप के लिए, तो फैमिली वेलफेयर भी उससे अच्छा हो रहा है, फैमिली इन्वायरमेंट भी उससे अच्छा हो रहा है। न्यूट्रिशनल सर्विसेज भी दी जा रही हैं गवर्नमेंट की द्वारा, जैसे अब चाहिए सरकारी मेडिकल तो आपको पता चल जाएगा। विद स्पेशल फोकस ऑन अंडर प्रिविलेज्ड पॉपुलेशन, और जो ऐसी पॉपुलेशन है जिसको लंबे समय से नहीं देखा गया, तब फोकस नहीं किया जाता, जैसे ट्राइब्स लोग हैं जो जंगलों में लोग रहते हैं, उन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, जो गरीब लोग हैं उन पर ज़्यादा फोकस कर रही है सरकार। ओवर 5 डिकेड्स, 5 दशकों से क्या हुआ, एक्सटेंसिव हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बना लिया हमने अपने देश ने, अपने भारत देश ने। डेवलप्ड मैन पावर अक्रॉस प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इन बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट में, मतलब सरकारी संस्थानों में भी और प्राइवेट संस्थानों में भी, हर सेक्टर में, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, इन सारे सेक्टर में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर इंडिया ने डेवलप कर लिया है इन सब चारों ओर। दीज इन्वेस्टमेंट हेल्ड यील्ड सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट, और ये से अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ। जैसे जो चीज़ यहाँ लिखी वो यहीं लिखी, ये बताते हैं कि इम्प्रूव क्वालिटी लाइफ, मतलब अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ हो गई, मतलब स्वस्थ रहेगा इंसान तो हंसता खुशता रहेगा, मतलब घूमता फिरता रहेगा, हैं बेटर चाइल्ड केयर हो गया, मतलब पहले बच्चे कम जीते थे, हैं पहले के समय में, अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई, मतलब वो ज़्यादा जी पा रहे हैं पहले के बच्चे। प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन, ज़्यादा कोई बीमारी नहीं हो रही। इनहेंस न्यूट्रिशन फॉर मदर और चिल्ड्रन, दोनों के लिए न्यूट्रिशन की व्यवस्थाएँ भी हो गई, तो सरकार जैसे प्रोवाइड करती है, जैसे आपने सुना होगा गाँव में चलता है, उसको क्या बोलते हैं, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन गाँव में होता है, गवर्नमेंट की ब्रांच खुली रहती है जहाँ पे चाइल्ड बर्थ के दौरान मदर और चाइल्ड को अच्छे से ध्यान देखा जाता है, चाइल्ड केयर की जाती है, इन्फेक्शन ना हो इसकी दवाई दी जाती है। 67.2 लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन ईयर 2021, मतलब ये ग्रोथ हुई है, पहले 147, मतलब इतने परसेंट थी, मतलब मॉर्टैलिटी रेट, मतलब ज़्यादातर लोग मर ही जाते थे, तो 67% मतलब इंक्रीज हुई है। चाइल्ड बर्थ रेट ड्रॉप टू 20, डेथ फेल टू 6 इन 2020, ये चीज़ दिखा। इनमॉर्टैलिटी मतलब कि मतलब 1000 लोगों में से
पहले इतने लोग डेथ हो जाते हैं, पहले ये बहुत ज़्यादा थी हैं। और बर्थ रेट पहले ये बर्थ रेट है, मतलब हर एक एग्जाम 20 बच्चे अभी बढ़ते ही जा रहे हैं, पैदा होते जा रहे हैं। तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब 67 पॉइंट कह सकते हैं, मतलब इतने साल तक आराम से इंसान अभी 80 ईयर्स तक आराम से जी सकता है। तो मतलब चांसेस परसेंटेज का इतना बढ़ा दिया है मेडिकल हेल्थ केयर सिस्टम ने। ये है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडेड सब्सटेंशली, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ा हेल्थ का। जैसे कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, मतलब पहले कितने थे, 1,94,000 थे, 2021 तक कर दिए गए। डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल खोल दिया गया है, 36,000 गवर्नमेंट बेड्स बढ़ गए हैं। कितने बढ़ गए, 8,50,000 के समथिंग। और नर्सिंग बढ़ गए, जैसे 3 बिलियन, मतलब 40 लाख के आसपास। हाउएवर सिग्निफिकेंट गैप्स remain many areas lack basic facilities and India has only 542 मेडिकल कॉलेज, जबकि इंडिया के पास 542 मेडिकल कॉलेज हैं और 313 डेंटल कॉलेज हैं, विथ कंसंट्रेशन इन जस्ट 4 स्टेट्स, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में इनकी संख्या ज़्यादा है, बाकी पूरे इंडिया में इनकी संख्या कम है। तो ये बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, तो ये चीज़ कम है इंडिया की, ये माननी पड़ेगी हमें भी, ये गलती है अपनी। अंडरस्टैंडिंग अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, ये चीज़ हमें देखना पड़ेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या चीज़ है। तो ये ख़त्म होने वाला चैप्टर, 2 स्लाइड्स बची हैं, इसको भी हम आराम से जल्दी कर लेते हैं तुरंत। 1 घंटे की वीडियो होगी और जल्दी इसको हम 4-5 मिनट में ख़त्म कर देंगे, लगभग 1 घंटे 15-20 मिनट में हो जाएगा। अच्छा ये भी रह गया ना, हाँ तो 1.5 घंटे के समथिंग, आधा घंटा और लगेगा। अंडरस्टैंडिंग अनएम्प्लॉयमेंट समझते कि बेरोजगारी क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट इज जस्ट व्हेन पीपल विलिंग टू वर्क एट प्रिवेलिंग वेजेस कैन नॉट फाइंड वेज। अनएम्प्लॉयमेंट वो चीज़ है बेरोजगार की, मतलब कि लोग चाहते हैं कि उन्हें काम मिले, काम करने के लिए तैयार हैं, और वो वेजेस चाहिए, लेकिन वो जॉब नहीं मिलती उन्हें। वर्कफोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड्स इंडिविजुअल्स एट 15 to 59 ईयर, मतलब 15 से 59 साल तक के आदमी को ही देखा जाता है। अगर वो कुछ नहीं कर रहा तो अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बेरोजगार है वो इतने साल का, 15 से लेकर 59 साल का। इन इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट मैनिफेस्ट डिफरेंटली इन रूरल, मतलब गांव में अलग तरीके की बेरोजगारी में दिखेगी अपन को, और शहरों में अलग तरीके की, और ईच यूनिक चैलेंज, और सबके अलग अलग यूनिक चैलेंज है। दैट वेस्ट ह्यूमन पोटेंशियल, मतलब जो हमारे ह्यूमन पोटेंशियल को बर्बाद करता है, और इकोनॉमिक बर्डन भी बढ़ाता है। जैसे कि इसमें देखेंगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। सीजनल क्या है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वो है, मतलब मौसमी बेरोजगारी। रूरल वर्कर जो गांव में काम करने वाले हैं, स्पेशली इन एग्रीकल्चर, जो खेती किसानी का काम करते हैं, फेस जॉबलेसनेस ड्यूरिंग सर्टेन मंथ, ये कुछ महीनों तक इन्हें बेरोजगारी देखने को मिलती है, क्योंकि कुछ समय तक busy seasons like sowing, harvesting, weeding and threshing provide work, but other periods leave agriculture worker idle with no income opportunities। तो ये कह रहा है कि ये लोगों को काम कम मिल जाता है, सीजनल बेरोजगार जो लोग होते हैं तो उन्हें काम कब मिल जाता है, जब फसल को जब बीज डाले जाते हैं, हार्वेस्टिंग हो जाती है, हाँ, और बीज को मतलब पेस्टिसाइड्स होते हैं उनको किए जाते हैं, मतलब फसल का रख रखाव किया जाता है जैसे, हाँ, तो तब उन लोगों को काम मिल जाता है। और बाकी समय क्या होगा, उनके पास कोई भी कमाई का जरिया नहीं है, तो ये ना उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उन्हें काम आता वही है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ये देखना ही इम्पोर्टेंट है। फैमिली मेम्बर्स अपीयर एम्प्लॉयड ऑन एग्रीकल्चर प्लॉट, एक प्लॉट है उस पर
पूरे परिवार के लोग उसी पे आश्रित हैं। बट देयर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज जीरो, और जबकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी देखी जाए सबकी जीरो है। ए फील्ड रिक्वायर 5 वर्कर बट एम्प्लॉय 8 फैमिली मेम्बर। जैसे एक प्लॉट है, उस पे फसल अच्छे से उगाने के लिए, सब कुछ करने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत है? 5 लोगों की। लेकिन अब उसमें कितने काम कर रहे हैं? 8 लोग कर रहे हैं, तो 3 लोग ज़्यादा हैं। तो वो 3 लोग ज़्यादा क्या करेंगे? सामान वेस्ट भी करेंगे, बर्बाद भी करेंगे, कई सारी चीज़ें। तो यही सारी चीज़ें हैं। इसी को डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। द एक्स्ट्रा 3 कंट्रीब्यूट नथिंग, और जबकि वो 3 लोग एक्स्ट्रा हैं, वो कोई काम नहीं कर रहे होते हैं। देयर रिमूवल वुड नॉट डिक्रीज प्रोडक्टिविटी, उनको हटा भी दिया जाए तो जितना उपजाऊ हो रहा वो उतना ही रहेगा, वो कम होना ही होगा। तो इसी को डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। जो कोई काम करने वाला है, वो उससे 5 लोग कर रहे हैं, 5 लोग लगेंगे करने के लिए, तो 8 लोग उसमें लगे हुए हैं, तो 3 लोग क्यों? 3 लोग एक्स्ट्रा है, 3 लोग को हटा भी देंगे तब भी वो काम आसानी से हो जाएगा। तो यही चीज़ है, जो ओवर लोग लगे हुए हैं और उन पे क्या है, अब वो 3 लोग ओवर लगे होंगे, उनका भी समय वेस्ट हो रहा है। तो एक से ये इकोनॉमिक बर्डन ही है एक तरह से एक प्लॉट पे। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, ये एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट क्या है? अर्बन एरियाज फेस ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट अमंग मल्टीकुलर्स ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट, जिसने स्कूलिंग ख़त्म कर ली होती है और ग्रेजुएट डिग्री हो ले ली होती है, पीजी भी कर ली होती है। A paradox exists: surplus manpower in certain categories coexist with shortages in other, particularly technical skill need for economic growth। है, जैसे क्या होता है, अब सब नॉलेजफुल हैं, ज़्यादा लोग नॉलेजफुल हैं, तो जितना सेक्टर है वो पूरा भर गया, वहाँ ज़्यादा नीड नहीं है। लेकिन जगह कहाँ खाली है? मशीन बनाने में, मशीन को चलाने में, वहाँ खाली है। लोगों के वहाँ कम लोग हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग किस चीज़ में? डिग्रियाँ हैं सबके पास, सबको पढ़े लिखे। तो वहाँ जहाँ ज़रूरत नहीं है, वहाँ ज़्यादा लोग हैं, मैन पावर है, और जहाँ कम लोग हैं, वहाँ अभी भी कम ही हैं वहाँ, लेकिन टेक्निकल काम किसी को आता नहीं है। तो इस वजह से टेक्निकल स्किल्स में जगह है, लेकिन उन्हें और कुछ आता है। जो पढ़े लिखे हैं, जिस हिसाब से उन्हें मिलना चाहिए था, जिनकी क्वालिफिकेशन, उस चीज़ में उनको जगह नहीं मिल रही है। तो इसको एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट ट्रांसफॉर्म एसेट्स इनटू लायबिलिटी। जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, वो एसेट्स को लायबिलिटी में बदल देता है। जो हमें कोई चीज़ कमा के दे सकता था, हमारी अच्छी ग्रोथ कर सकता था, वो आज हमारे लिए बर्डन हो जाता है। फिर जैसे ह्यूमन रिसोर्स में कुछ करके दे सकता था अच्छा काम, लेकिन अब यही चीज़, अब वो लोग लायबिलिटी में बढ़ गए हैं क्योंकि बेरोजगार हैं। क्रिएटिंग फीलिंग्स ऑफ होपलेसनेस, उनके पास कोई आशा की किरण ही नहीं होती है। डिस्पेयर अमंग यूथ, सारे मतलब नौजवान। फैमिलीज स्ट्रगल टू मीट बेसिक नीड्स, फैमिलीज क्या करती हैं? बेसिक नीड्स नहीं होती हैं। हेल्थ स्टेटस उनका डिक्लाइन होता है। चिल्ड्रन विड्रॉ फ्रॉम स्कूल, बच्चे स्कूल जाना छोड़ जाते हैं, उनके स्कूल से नाम हट जाता है। इकोनॉमिक ओवरलोड इंक्रीजेस, इकोनॉमिक ओवरलोड बढ़ जाता है क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही होती है। इंडिविजुअल डिपेंड ऑन वर्किंग फैमिली मेम्बर, हाँ, जो फैमिली मेम्बर काम कर रहे हैं उन पे डिपेंड होते हैं इंडिविजुअल्स। दिस रिप्रेजेंट ट्रमेंडस सोशल वेस्ट एजुकेटेड पीपल, मतलब कि एजुकेटेड पीपल कैसे वेस्ट हो रहे हैं, यही चीज़ हमें दिखाता है बेरोजगारी। विलिंग एंड एबल टू वर्क ज़मीन, जब वो काम करना भी चाह रहे हैं और वो काम करने के काबिल भी हैं, इससे पोटेंशियल ग्रोथ हो सकती है, इकोनॉमी की ग्रोथ हो सकती है। वो भी अनरियलाइज्ड, उसका हम विश्वास भी नहीं कर सकते इतना अच्छा ग्रोथ हो सकती है, लेकिन बेरोजगारी की वजह से ये चीज़ नहीं हो पा रही है। इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स appeared डिस्पेक्टिवली लो बिकॉज मैनी पीपल इंगेज इन लो इनकम। ये इंडिया में बेरोजगारी कम, स्टैटिक्स कम दिखा रहा है। क्योंकि सब लोग लो इनकम पे भी काम कर रहे हैं, मतलब किसी को कम पैसे मिल रहे हैं फिर भी वो काम कर रहे हैं क्योंकि कंपटीशन हाई है। और देखा नहीं था, जैसे पिछले चैप्टर में बताया था कि कंपटीशन ज़्यादा है, मनचाहे पैसे नहीं लेते फिर लोग, जितना मिल रहा हो तो उतना ही ले लेते हैं। लो प्रोडक्टिविटी, लेकिन उससे क्या हो रहा है?
प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं हो रही क्योंकि कम पैसे मिल रहे हैं, तो उतने मन लगा के नहीं कर रहा है काम इंसान। वर्क आर काउंटेड एज एम्प्लॉयड, और काम को रोजगार की तरह देखा जाने लगता है। फिर जो गरीब लोग हैं वो कैन नॉट अफोर्ड आइडलनेस एंड एक्सेप्ट एनी वर्ड रिगार्डलेस अर्निंग पोटेंशियल कीपिंग देम एट बेयर सब्सिस्टेंस लेवल। और वो जो गरीब लोग हैं वो ये नहीं देखते कि हमारे लिए सही है कि नहीं है, वो हर तरह का काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो ये नहीं देखते इसमें कमाई कितनी क्या है, किस सेक्टर में है। आप पोटेंशियल भी नहीं देखते कि कमाने के चांसेस क्या हैं, फिर वो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि बेरोजगारी इतनी होती है। द एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर करेक्टराइज्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन द प्राइमरी सेक्टर, जबकि एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर जो है ये देखा जाता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से ही, किसमें प्राइमरी सेक्टर में भी है। एंटायर फैमिली वर्क इन फील्ड, जिसमें पूरा परिवार फील्ड पे काम कर रहा होता है, खेतों में। इवन जबकि सबको ज़रूरत नहीं है, सबकी ज़रूरत नहीं, फिर भी सब लोग काम कर रहे हैं, इससे एक दूसरे की मदद करते हुए काम कर रहे हैं। और धान उगा रहे हैं, गन्ना मतलब गेहूँ उगा रहे हैं, तो उसी से अपना काम चला रहा है, खा पी रहे हैं। दिस शेयरिंग मैकेनिज्म रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट हार्डशिप, तो ये चीज़ क्या करती है कि बेरोजगारी मेहनत है, मेहनत को कम कर देती है। बट डज नॉट एलिवेट पोवर्टी, जबकि ये गरीबी को ख़त्म नहीं करती है। इवेंचुअली ड्राइविंग सरप्लस लेबर टू माइग्रेट सीकिंग बेटर, जबकि हमें ऐसा करना चाहिए सरप्लस लेबर टू माइग्रेट सीकिंग बेटर, जबकि हमें ऐसा करना चाहिए जो ज़्यादा लोग हो रहे हैं उन्हें करना चाहिए कि बेटर अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढें, बाहर जाके माइग्रेट करें। माइग्रेट करें मतलब ऐसा कि दूसरे सेक्टर्स में जाएं, उसमें देखें, तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। जैसे कि एम्प्लॉयमेंट अक्रॉस इकोनॉमिक सेक्टर्स ये देखना है। जैसे हमने देखा था, अब रोजगारी की बात कर लेते हैं। जैसे रोजगार होता है कि हर सेक्टर में रोजगार कैसा क्या चल रहा है, सिस्टम क्या है रोजगार का हर सेक्टर में। देखो, एग्रीकल्चर रिमेन इंडियाज मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है भारत में, तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा लेबर लगा है, जितने लोग नहीं है इतने यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा लोग खेती में है अपने भारत का इंसान, तो ये चीज़ है। जब खेती ज़रूरत नहीं है फिर भी इतने लोग खेती का काम कर रहे हैं अपने भारत में, तो लेबर एब्जॉर्बिंग भी कहता है कि मतलब इससे ज़्यादा युद्ध अनएम्प्लॉयमेंट नहीं दिखता। वो दिख रहा है कि रोज़गार है, काम कर रहा है कुछ, लेकिन उसका फ़ायदा कुछ नहीं निकल रहा है। वो दिख रहा है हमें कि वो काम कर रहा है, रोज़गार है, अच्छे काम कर रहा है, मदद कर रहा है, खेत पे काम कर रहा है, हमें दिख रहा है, लेकिन उसका फ़ायदा कुछ नहीं निकल रहा है। मतलब कुछ सालों में दिखा है सरप्लस लेबर मूव्स टू सेकेंडरी और टर्शरी, कि मतलब अब कुछ सालों में देखा गया है कि जो ऐसा हो रहे थे, जो ज़्यादा लोग हो रहे थे एग्रीकल्चर पर, वो दूसरे सेक्टर में जा रहा है, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में। द थर्ड पार्टी रिफ्लेक्ट डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेंट इन एग्रीकल्चर where family managers share work and produce even when their marginal contribution is minimal। तो ये कह रहा है कि ये शिफ्ट पार्सली रिफ्लेक्ट्स, ये बताता है कि ऐसा शिफ्ट क्यों कर रहे हैं लोग, तो यही तो वो दर्शाता है कि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है रिलेवेंट इन एग्रीकल्चर वेयर, जहाँ पे सारे परिवार वाले काम कर रहे हैं, मिलजुल के काम कर रहे हैं, मिलजुल के काम बांट रहे हैं आपस में, फिर भी मार्जिनल कंट्रीब्यूशन से सबके कंट्रीब्यूशन पूरा परिवार लगा हुआ था, फिर भी थोड़ा बहुत ही ऊंचा हुआ है। तो ये जी प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर एब्जॉर्ब मोस्ट लेबर बट फेसेस डिस्क्राइज अनएम्प्लॉयमेंट, फैमिली शेयर वर्क एंड आउटपुट, पूरे परिवार रहती है, पूरे काम को देखती है, काम को आपस में बांट लेती है। आउटपुट मास्किंग ट्रू प्रोडक्टिविटी लेवल, सबकी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं हो पा रही, प्रोडक्टिविटी नहीं हो पा रही है, लेवल्स उसकी भी, मेकिंग ट्रू प्रोडक्टिविटी लेवल्स। Secondly, small scale manufacture proves most labor absorbing within this sector, providing employment opportunity for migrating
एग्रीकल्चर वर्कर्स मतलब ये सेकेंडरी सेक्टर है कि ये ज़्यादातर लेबर को अपने आप में एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब यहाँ संभाल ले रहा है आपस में, ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे हैं, मतलब सब यहाँ काम कर रहे हैं, इसमें व्यस्त है। इसमें सेकेंडरी सेक्टर जो है रोजगार दे रहा है। इस माल स्कीम छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर आ रहे हैं, छोटे छोटे दुकानदार, छोटे छोटे फैक्ट्री डालने वाले, तो वो दिखा रहा है कि यहाँ पे इनको रोजगार मिल रहा है। टर्सरी सेक्टर न्यू सर्विसेज इमर्ज बायोटेक्नोलॉजी, जैसे कि टर्सरी सेक्टर जैसे नए तरीके नया सर्विस आई है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी आ गई, आईटी सेक्टर आ गया, ये मॉडर्न रोजगार दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे, रिक्वायर हायर स्किल्स एंड एजुकेशन। ये क्या कहते हैं, इनके लिए हाई स्किल्स और ज़्यादा पढ़ाई भी लगती है, ज़्यादा ज्ञान भी होना चाहिए, तभी ये काम कर पाओगे सही सेक्टर में। और जो एग्रीकल्चर वाले लोग आ रहे हैं इस वाले सेक्टर से, प्राइमरी सेक्टर से, जो एग्रीकल्चर सेक्टर से इसमें आ रहा है, तो यहाँ पे वो आराम से काम कर पा रहे हैं, यहाँ रोज़गार मिल पा रहा है उन्हें। यहाँ पे वही जा पा रहे हैं जिनके पास ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा ज्ञान है, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इसलिए कहते हैं आपसे ज़्यादा पढ़ो लिखो। सबसे अच्छा सेक्टर ये है, इसमें रहोगे तो इससे आपका सम्मान होगा, सब कुछ होगा, और इसमें ज़्यादा ग्रोथ भी है, इनकम भी ज़्यादा है। इसके लिए लेकिन आपको हाई स्किल, ज़्यादा स्किल होनी चाहिए और ज़्यादा एजुकेशन भी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन, जिसे हम आज के ज्ञान में कहते हैं। द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज इकोनॉमी रिफ्लेक्ट्स चेंजिंग डेवलपमेंट पैटर्न्स, कि मतलब जो स्ट्रक्चरली जो ट्रांसफॉर्म हो रही है इंडिया की इकोनॉमी, ये बताती है कि चेंजिंग एम्प्लॉयमेंट पैटर्न कैसे, एम्प्लॉयमेंट रोजगार के पैटर्न कैसे बदल रहे हैं। एज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव्स, जैसे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ती अच्छी होती है, मैकेनाइजेशन इंक्रीजेस, सरप्लस लेबर सीक अपॉर्चुनिटीज़ इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। मतलब ये कह रहा है एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी है ये अच्छा करता रहता है, मैकेनाइजेशन इंक्रीजेस, सरप्लस लेबर सीक्स अपॉर्चुनिटी, मतलब जो ज़्यादा अगर अच्छी लेबर, अच्छा उपजाऊ हो गया तो फिर वो नॉलेज गेन कर पाएंगे, स्किल्स गेन कर पाएंगे पैसे देकर, हैं सर्विस सेक्टर में, तो फिर वो उनके बाद नई अपॉर्चुनिटी आने लगेगी, तो उससे क्या होगा, वो नए अपॉर्चुनिटी ढूंढ पाएंगे। द टर्सरी सेक्टर एक्सपेंशन पर्टिकुलरली इन टेक्नोलॉजी, टर्सरी जो सेक्टर है वो किस में है, टेक्नोलॉजी में है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन सर्विस, टेक्नोलॉजी से सर्विसेज चल रही हैं, उस चीज़ को ये टर्सरी सेक्टर ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। रिप्रेजेंट्स ए सिग्निफिकेंट शिफ्ट टुवर्ड नॉलेज बेस्ड एम्प्लॉयमेंट, और ये दिखाता है कि नॉलेज बेस्ड, जिनके पास ज्ञान होगा, जो पढ़े लिखे लोग ही इसमें रोजगार ढूंढ सकते हैं। हाउएवर दिस ट्रांजिशन रिक्वायर्स सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। और हाँ, यही तो बताया उसमें, जैसे मैंने बताया कि पढ़े लिखों का काम है ये, पढ़े लिखे लोग इसमें जा पाएंगे, तो पढ़े लिखे होने के लिए तो मैं हल बचपन से पढ़ना पड़ेगा, तो वही चीज़ बताया, एजुकेशन में इन्वेस्ट होगा, आपकी पढ़ाई लिखाई पे खर्च होगा, तभी जाके फिर आप भी समझ दोगे। इस वजह से एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट वर्कर्स कैन इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़, तो उन्हीं के पास अपॉर्चुनिटी आ रही हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, और नहीं आ रही किसी पर। द चैलेंज लाइज इन मैनेजिंग दिस ट्रांजिशन स्मूथली, जो ये चैलेंज है वो इसी में आ रहा है कि स्मूथली कैसे कोई इस चीज़ को मैनेज कर पा रहा है। इंश्योरिंग दैट डिस्प्लेस्ड एग्रीकल्चर वर्कर कैन एक्वायर स्किल्स नीडेड मॉडर्न वाइल मेंटेनिंग सोशल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, जो एग्रीकल्चर में जो काम कर रहे हैं लोग, वो अभी भी स्किल्स एक्वायर कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, एक स्किल्स इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी, फॉर मॉडर्न सेक्टर में जाने के लिए, और उन्हें सोशल सामाजिक स्थिरता भी मिल जाएगी, उनकी इकॉनमी भी ग्रोथ हो जाएगी। हाँ, तो यही चीज़ है, क्या उन्हें करना ही नहीं है वो वैसा काम, तो फिर क्या किया जाए। ये PDF अच्छा है, इसको देखने। विलेज ट्रांसफॉर्मेशन, गांव का बदलाव, कैसे गांव बदला, एक सक्सेसफुल कहानी है, सफलता की कहानी है, गांव की सफलता की कहानी। ए विलेज ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज हाउ ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट क्रिएट्स प्रॉस्पेरिटी, मतलब कैसे वो प्रॉस्पेरिटी
को बढ़ाता है, उसकी प्रॉस्पेरिटी कैसे बढ़ती है। इनिशियली फैमिलीज प्रोड्यूस ओनली इनफ फॉर सेल्फ सफिशिएंट, मतलब पहले जो परिवार थे वो अपने ही लिए सिर्फ कमाते थे, उगाते थे, अपने वो अपना सरवाइव कर पाए। मेकिंग देयर ओन क्लॉथ्स, अपने कपड़े खुद बनाते थे, अपने ही बच्चों को खुद से पढ़ा लेते थे। एजुकेट देयर ओन चिल्ड्रन, मतलब अपने खुद के बच्चों को पढ़ा रहे थे, एजुकेट कर रहे थे। एंड द टर्निंग पॉइंट केम व्हेन वन फैमिली सेंट देयर सन टू एन एग्रीकल्चर कॉलेज, और ये बदलाव तब से हुआ जब एक परिवार ने अपने लड़के को कॉलेज भेजा, एग्रीकल्चरल कॉलेज भेजा है। और जब वो वापस आया तो उसने एग्रो इंजीनियर की डिग्री ली थी। पूरे गांव में कोई नहीं जाता था, सब खेत पे अपना अपना काम कर रहे थे, बस अपना ही अपना देख रहे थे, अपना अपने अपने खाने पीने, अपने रहने के लिए सब कोई व्यवस्था कर रहा था। लेकिन उसी गांव में से एक परिवार ने अपने लड़के को कॉलेज भेजा, एग्रीकल्चर कॉलेज। जब वो वापस आया तो वो एग्री इंजीनियर बन गया। ही डिजाइन एंड इम्प्रूव फ्लो दैट इंक्रीज व्हीटिल्ड, और उसने एक अच्छा पुलाव बना लिया टेक्नोलॉजी से, नॉलेज से, ज्ञान से। तो उसने गेहूं के उत्पाद को बढ़ा दिया, और फिर उसने गांव में पहली बार सबको ये सिखाया करना, कैसे उस मशीन को चलाना है, कैसे क्या करना है। तो उसने पहली बार गांव में रोजगार पैदा कर दिया था, सब लोग हैं। तो ये अच्छी बात थी है। तो ये देखो इन्हीं, तो क्या क्या जॉब आ गई, तो फिर ट्रांसफॉर्म हुआ ना गांव, अब सब कुछ जॉब करने लगा, उस मशीन का यूज करेगा, चलाएगा, सीखेगा, उससे वो जमीन, उससे वो करेगा, जॉब लेगा, उसके पास काम करेगा। तो इस तरह वो, उससे वो टूल भी खरीदेंगे लोग, तो अमीर आदमी हो गया। तो फिर यही चीज़ देख के फिर सब लोग ऐसे भेजने लगे, सब लोग इंजीनियर, कोई कुछ फलाना ढिकाना बनाएगा। एक लोगों ने देखो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, पहला काम है किसी काम को सफल बनाने के लिए पहला इन्वेस्टमेंट करो। फिर पहले इन्वेस्टमेंट लगेगा, जैसे फैमिली इन्वेस्ट इन सन एग्रीकल्चर एजुकेशन एट नियर बाई कॉलेज, कि आस पास के कॉलेज से उन्होंने एक परिवार ने अपने लड़के को इंजीनियरिंग की डिग्री दिला दी थी, एग्रीकल्चर की, पास के कॉलेज। हाँ, तो इनोवेशन हुआ, फिर उससे प्रॉफिट हुआ, टूल बनाया, उससे प्रॉफिट नहीं हुआ, इम्प्रूव पुलाव डिज़ाइन, उसने डिज़ाइन अच्छा बना लिया था पुलाव का, जिसने उत्पाद बढ़ा दिया था। है वहाँ उत्पाद ज़्यादा हो गया था, तो फिर ज़्यादा जो हो गया था उसको बेच के बगल वाले गांव में बेच के, तो उससे फ़ायदा कमाया है। फिर उस धीरे धीरे अकेले उसने यूज किया, फिर पूरा गांव करने लगा धीरे धीरे। हैं फिर उससे परिवार वाले इंस्पायर हुए, और दूसरे गांव वाले, अगल बगल वाले, कि उनका लड़का गया, उनका लड़का गया, तो उनने पंचायत से कहा कि गांव में एक स्कूल खोला जाए। तो फिर और सबने कहा कि सभी अपने अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। तो फिर पूरे गांव के बच्चे स्कूल जाने लगे, पढ़ाई करने लगे, इस तरह डिग्री में लगे। फिर तो न्यू अपॉर्चुनिटी पैदा हो गई। इससे क्या हो गया, टीचर टीचर की भर्ती आएगी। गांव में स्कूल खुलेगा तो टीचर कहाँ से आएंगे, तो टीचर आ गए, गर्ल ट्रेन एज टेलर, और फिर जो लड़कियां थी उनको टेलरी वाले काम सिखाया गया गांव में। मल्टीपल स्पेशलाइज्ड जॉब्स क्रिएट, तो इससे धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत सारी नई तरह की जॉब पैदा हुई। प्रॉस्पेरिटी साइकिल, इसी तरह फिर ये बढ़ता ही चला गया, कहीं कुछ हुआ कहीं कुछ हुआ, तो फिर ये बढ़ता ही चला गया। ये एक ऐसी साइकिल है, एक बार बढ़ना जरूरी होता है। टाइम सेव्ड, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, इससे क्या हुआ, टाइम बचा, उत्पाद ज़्यादा हो रहा था, तो ये भी बचा, तो ये अच्छा हुआ। सरप्लस जनरेटेड, विलेज मार्केट एस्पलाइज, मतलब ज़्यादा पैदावार हो गई तो सब बेच लिया, अच्छा फसल हो गई, तो विलेज का जो मार्केट था वो अच्छा काम कर गया। हाँ, पैसे ज़्यादा आ गए सबके पास, तो फिर सब लोगों ने नए नए बिजनेस करना शुरू हो गए। यही है सक्सेस इंस्पायर्ड अदर फैमिलीज, जो सक्सेस हुए उस उसको देखकर दूसरे परिवार वाले इंस्पायर होने लगे। यही चीज़ होता है। दे हेल्ड विलेज मीटिंग एंड रिक्वेस्टेड पंचायत टू ओपन स्कूल, हाँ, एक नया स्कूल खोला और नया वादा किया कि सब बच्चों को भेजेंगे, और सरकार की मदद से उन लोगों ने टीचर की भर्ती निकाली है।
और एक परिवार ने अपनी बेटी को टेलरिंग का काम सिखवा दिया, तो फिर वो टेलरिंग करने की, क्लॉथ हाउस, कपड़े वपड़े सिलने लगी, पूरे गाँव भर से कपड़े, गाँव भर के परिवार के कपड़े सिलने, कपड़े बनाने लगी। और अनदर वाइल सेविंग फार्मर्स टाइम प्रीवियसली स्पेंड ट्रैवलिंग टू बाई क्लॉथ्स। वह इससे टाइम भी बचा किसानों का कि वो दूसरे गांव जाते थे कपड़े खरीदने, सिलने डालने के लिए, तो उनकी खुद क्यों वहीं गांव में होने लगा, तो जिससे उनका ये टाइम बचा आने जाने का, तो वो ज़्यादा देर खेत में रह पाते थे, तो उससे ज़्यादा देर खेत में रहेंगे तो और ज़्यादा उपजाऊ होगा। तो ये एक साइकिल बन गई ना। द विलेज इवॉल्व फ्रॉम हैविंग नो जॉब, जैसे यहाँ साइकिल बनी, आप समझ रहे ना, पहले कम खेत में रह पाते थे, हैं वो टेलर वाली दुकान आई हैं, और तो दूसरे गांव नहीं जाना पड़ा, और फिर अच्छे टूल्स बना दिए उस लड़के ने, तो इससे भी पैदावार अच्छी होगी। हैं, और फिर वो ये लोग ज़्यादा उसमें रहेंगे, मतलब और बाकी बच्चे जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो फिर अब वो बाकी बच्चे जाएंगे पढ़ने के लिए, फिर वो यही चीज़ होगा, फिर ऐसे होगा, तो साइकिल बढ़ती चली जाती, मल्टीप्लाई होती जाती, मल्टीप्लाई टू, टू मल्टीप्लाई थ्री, थ्री मल्टीप्लाई फोर, ऐसा बढ़ता गया साइकिल। हैं मोर टाइम, ये पढ़ लिया है। द विलेज इवॉल्व फ्रॉम हैविंग नो जॉब अपॉर्चुनिटी टू ऑफर डाइवर्स एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि पहले गाँव में कोई रोजगार नहीं था, तो उसने कहाँ से कहाँ पहुँच गया, वहाँ पे टीचर का रोजगार है, वहाँ टेलर का रोजगार है, इंजीनियर का आ गया, वहाँ पे एग्रो इंजीनियर आ गए हैं, और बहुत सारे आ गए, जैसे वहाँ पे कंप्यूटर का कोचिंग वोचिंग डाल ली कुछ लोगों ने। हाँ, तो फार्मर प्रोड्यूस सरप्लस बियॉन्ड कंजप्शन, तो और जो किसान थे जो ज़्यादा पैदावार हो रही थी उसको वो बेच पा रहे थे, उससे भी कमाई कर पा रहे थे। सेलिंग इन विलेज टू मार्केट्स टू विजिटर्स, मतलब जो लोग खरीदने आ रहे थे उनको बेच रहे थे। दिस ट्रांसफॉर्म डेमोन्स्ट्रेट हाउ राइजिंग ह्यूमन कैपिटल लेवल्स enable employees to evolve from simple substitution to complex modern economic activities। तो ये देखो क्या हुआ कि हमने सिर्फ किस पे ध्यान दिया, ह्यूमन कैपिटल पे। ह्यूमन कैपिटल से कितना सब कुछ अच्छा ही अच्छा हुआ, कि मतलब छोटे से कठिन काम तक लोग कर ले गए, एजुकेशन हो गया उनको, स्किल आ गई, इसी वजह से हुआ। इससे उनकी प्रोफेस्टिक गाँव की प्रतिष्ठा बढ़ी, क्योंकि इकॉनमी डेवलप हुई, और लास्ट लास्ट मतलब लॉन्ग लास्टिंग क्रिएटेड लास्टिंग प्रॉस्पेरिटी, मतलब प्रतिष्ठा उसने गांव की बढ़ा दी, क्योंकि गांव में सभी लोग अमीर होने लगे। पहले पहले कुछ ही लोग थे, बड़े किसान थे, अब लेकिन हर छोटा मोटा किसान भी दूसरा बिजनेस करके, दूसरा कुछ काम करके वो अमीर हुआ, तो इस वजह से पूरे गांव की वो बन गई, क्या बन गई, सम्मानता बढ़ गई, प्रतिष्ठा बढ़ गई, जो कि पहले ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं था, ऐसा होना ही नहीं था पहले कुछ। तो ये था, हमने क्या देखा, एक गांव की जर्नी को देखा, जहाँ पे प्रतिष्ठा उसकी बड़ी कैसे बड़ी, दिखाता है कि ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो इसने दिखाया कि पावर दिखाई कि कैसे ह्यूमन कैपिटल के ऊपर इन्वेस्ट करके कैसे कुछ चीज़ें बदली जा सकती हैं, प्रतिष्ठा बढ़ाई जा सकती है, इकोनॉमी बढ़ाई जा सकती है, डेवलपमेंट हो सकता है, सिर्फ कहाँ से, ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट करने से। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट डोंट जस्ट बेनिफिट इंडिविजुअल, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट ये सिर्फ एक अकेले इंसान को फ़ायदा नहीं पहुंचाता है, द मल्टीप्लायर इफेक्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लायर इफेक्ट। जैसे इसने दुकान खोली, इसने सामान खरीदा, हैं उसने सामान खरीदा, तो इसके पास पैसे आए, फिर इसने क्या किया, पैसे से जो टेलर वाला काम कर रहा था वहाँ से कपड़े उठा लिए, तो वो टेलर वाले के पास जो पैसे आए उसने टेलर वाली मशीन किसी के यहाँ से खरीदी, तो वो दुकान, तो ये मल्टीप्लाई इफेक्ट इसी को कहते हैं। दैट लिफ्ट इंटायर कम्युनिटी, इसने पूरे कम्युनिटी को उठा दिया, इससे नए नए वो आने लगे, क्या आने लगे,
रोज़गार, नए-नए अपॉर्चुनिटी मिलने लगी और इससे सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ होने लगा, मतलब इकोनॉमी धीरे-धीरे बढ़ती जाएगी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ये पूरा चैप्टर खत्म हुआ। आपको कोई भी समस्या हो, आप हो तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी कभी भी मैसेज करिए, कभी भी आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। कितनी भी टाइम आप करिए, आपको हर चीज़ समझाई जाएगी। पॉसिबल होगा कॉल पे भी, जैसे आपको जो भी समझ, किसी भी मैथ में, इंग्लिश में, हिंदी में, हर जगह आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।